अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये बस एक क्लिक है, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सपोर्ट मुझे सच में मोटिवेट करता है कि मैं और हार्ड वर्क करूं और इससे भी बेटर वीडियोस बनाऊं। हर एक सब्सक्राइबर मुझे इम्प्रूव करते रहने के लिए एनकरेज करता है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। गाइस, मैंने चैप्टर 947 से कुछ नए तरीके से इमेजेस ऐड करके अपलोड करने की कोशिश की है, पर सच बताऊं तो रिजल्ट शायद उतना परफेक्ट नहीं है जितना मैं चाहता था। क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई कर रहा था, मुझे एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई। बार बार चीजें डिलीट करनी पड़ी, फिर ऐड करनी पड़ी। इस चक्कर में मुझे कल अकेले 7 घंटे लग गए सिर्फ एडिटिंग सेट करने में। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूंगा, पर हो सकता है इमेजेस थोड़ी आगे पीछे हों या कुछ मिस हो जाए। प्लीज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और हाँ, एक खुशखबरी। जैसा कि आपको पता है, चैनल पर मेंबरशिप और सुपर थैंक्स शुरू हो गया है। स्पेशल शाउट आउट हमारे चेस वर्ल्ड भाई को, जिन्होंने सीक्वेंस 9 की मेंबरशिप ज्वाइन की है, और दी एम्परर भाई ने 40 रुपए और अंसारी असलाम भाई ने 100 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। सच में यार, आप तीनों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का ये सपोर्ट देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज आप सब भी ऐसे ही मेंबरशिप ज्वाइन करके और सुपर थैंक्स के जरिए अपना लव और सपोर्ट दिखाते रहो। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। लव यू ऑल। चैप्टर 947, हाउस कॉल। बैकलैंड ईस्ट बरो के एक 2 रूम अपार्टमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म में कुछ पुलिस वाले दरवाजा खोलकर अंदर आए। उन सभी ने अपने मुंह ढक लिए। अंदर खून की बहुत तेज बदबू आ रही थी। ऑफिसर, मुझे नहीं पता क्या हुआ। दूसरे किराएदार कह रहे थे कि यहाँ बहुत सारा खून है, जिसकी गंध बगल वाले दरवाजे तक आ रही है। सिल्क टॉप हैट पहने लैंडलॉर्ड ने डर से चारों ओर देखा। वो एक सेकंड भी कमरे में रुकने को तैयार नहीं था। एक काले बालों और नीली आंखों वाले पुलिस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर एपोलेट के साथ अपना हाथ हिलाया और कहा, दरवाजे के पास इंतजार करो, हमारे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं। बोलते हुए उसने अपने सफेद दस्ताने पहने और बेडरूम के लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। हालांकि वो अंदर जाने की जल्दी में नहीं था। उसने धीरे धीरे उस जगह का सर्वे किया और आसपास की चीजों को देखा। कोयले का ढेर, कटलरी और खाने का कपबोर्ड, एक छोटा स्टोव, साफ धुला हुआ लोहे का बर्तन, एक थोड़ी ऑयली टेबल, 2 टूटे हुए गोल स्टूल, 2 तिरछी कुर्सियां, कुछ कांच की बोतलें जिनमें अज्ञात पाउडर थे, और बिखरे हुए टैरो कार्ड्स का ढेर। एक मिस्टिसिज्म एंथुसियस्ट जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन साधारण थी। काले बालों और नीली आंखों वाले इंस्पेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया और फैसला सुनाया। फिर उसने अपने सबॉर्डिनेट को बेडरूम का दरवाजा खोलने का इशारा किया। एक चरमराहट के साथ खून की और भी तेज गंध बाहर निकली। दरवाजा खोलने वाले कांस्टेबल ने अंदर देखा और एक छोटी सी चीख निकाली और बार बार पीछे हट गया। इंस्पेक्टर ने भ्रूभंग किया। उसने पीछे हटते हुए कांस्टेबल के कंधों को दबाया, उसके चारों ओर घूमा और बेडरूम के पास पहुंचा। जब उसने अपनी नजर घुमाई तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। बेडरूम में लकड़ी के बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसके हाथ बेडपोस्ट से बंधे हुए थे। वो नग्न था और उसके शरीर पर गहरे और हल्के निशान थे। उसका खून बहुत पहले ही निकल चुका था, जिससे बेडशीट और उसके बगल का कंबल गहरा लाल हो गया था। एक सरसरी नजर में मृतक को मेटल के तार से बांधा गया था, जो उसकी त्वचा और मांस को काटकर उसकी हड्डियों तक धंस गया था। इस दृश्य ने उन पुलिस वालों को भी प्रभावित किया जिन्होंने कई मर्डर सीन्स देखे थे। इसके अलावा इसमें एक डायबॉलिकल फीलिंग थी, जैसे ये कोई रिचुअल हो। जैसे ही इंस्पेक्टर कुछ कहने वाला था, 2 लोग कमरे में घुस आए। उनमें से एक ने फोटो लेने की कोशिश की, जबकि दूसरे ने सवालों की बौछार कर दी। एक और मर्डर केस। क्या हाल ही में ईस्ट बरो में कई मर्डर केस नहीं हुए हैं? ऑफिसर, क्या आपको लगता है कि ये एक सीरियल मर्डर है? काले बालों और नीली आंखों वाले इंस्पेक्टर ने भ्रूभंग किया और अपना हाथ हिलाया। सीन के साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना हम तुम्हें क्रिमिनल का साथी मानेंगे। फिर उसने पहले वाले कांस्टेबल से कहा, खाजिक्स, प्लीज इन 2 रिपोर्टर्स को दूर ले जाओ। उनसे कहो कि अगर उनके कोई सवाल हैं तो सिविलियस यार्ड के न्यूज डिपार्टमेंट से पूछें। क्राइम सीन से रिपोर्टर्स को बाहर निकालने के बाद इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली। मैं फिर से न्यूज़पेपर्स में आने वाला हूं। डैम इट। एम्प्रेस बरो में अर्ल हॉल के शानदार विला में ईस्ट बरो में एक और मर्डर। विक्टिम के साथ मारे जाने से पहले अब्यूज होने का शक है। डिनर करने के बाद ऑड्रे एक्टिविटी रूम में थी और लापरवाही से बैचलर इवनिंग न्यूज पढ़ रही थी। अपनी बेटी की धीमी बड़बड़ाहट सुनकर अर्ल हॉल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये ईस्ट बरो में नया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वहां हर दिन लोग मर रहे हैं। यह एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। ऑड्रे ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
अपने माता पिता और भाई के साथ कैजुअल चैट के बाद वो अपने गोल्डन रिट्रीवर सूसी के साथ अपने कमरे में लौट आई। इंसान और कुत्ता एक दूसरे के दिमाग को बिना किसी शब्दों के पढ़ सकते थे। बाद वाला गार्ड के रूप में दरवाजे पर खड़ा हो गया, जबकि ऑड्रे ने दरवाजा लॉक कर दिया। वो अपने बिस्तर के पास बैठ गई और मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम जपा। कुछ सेकंड बाद उसने डार्क रेड बीम देखी जो सब कुछ डुबो रही थी। ऑड्रे ग्रे फॉग के ऊपर पहुंची और शानदार एंशिएंट पैलेस के अंदर आई। फिर उसने एक तरफ एक छोटा कमरा देखा। धब्बेदार दरवाजा थोड़ा खुला था। ये पहले वाले पुराने कन्फेशनल से काफी बेहतर है। हालांकि ये मिस्टर वर्ल्ड के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। क्या उनकी मन की स्थिति को कुछ हुआ है? सोचते हुए ऑड्रे कमरे में दाखिल हुई और धब्बेदार दरवाजा बंद कर दिया। उसने पहले द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो के साथ फॉलो अप अपॉइंटमेंट लिया था और निष्कर्ष निकाला था कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे एक और ट्रीटमेंट के लिए उनसे रिक्वेस्ट मिली। इसने उसे थोड़ा पजल्ड और थोड़ा सा इंट्रिग महसूस कराया। काफी बड़े अंधेरे कमरे में ऑड्रे दीवार के सहारे झुक गई, जिसमें एक और व्यक्ति उसके पीछे था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे फिसला जब वो अपने पैरों को तिरछा रखकर घुटनों के बल बैठ गई। शांत और निर्मल वातावरण में उसने अपनी मन की स्थिति को समायोजित किया और तेज स्वर में कहा, गुड इवनिंग मिस्टर वर्ल्ड। जैसे ही उसने ये कहा, ऑड्रे के स्पिरिचुअल इंट्यूशन को पहले से ही उसकी बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड या आम बोलचाल में उसकी भावनाओं या मूड के साथ स्थिति का पता चल गया था। उदास, निराश, कंफ्यूज, डिप्रेस्ड और किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। मिस्टर वर्ल्ड की वर्तमान समस्या पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। इस बार क्या हुआ? ऑड्रे ने धीरे से अपना होंठ काटा और शांति से एक जजमेंट बनाया और समय पर प्लेकेट का उपयोग किया। ये एक साइकिएट्रिस्ट की सबसे उपयोगी शक्ति थी। एंशिएंट टाइम्स में इसे साइको एनालिसिस कहा जाता था। दीवार के पीछे के डार्क क्लाउड्स काफी बिखर गए। गेरमन स्पैरो ने आखिरकार भारी आवाज में कहा, गुड इवनिंग मिस जस्टिस। दीवार के सहारे झुकते हुए ऑड्रे ने सोचा और अपना ओरिजिनल प्लान रद्द कर दिया। उसने अपना तेज स्वर बनाए रखा और कहा, मैं आपके हालिया अनुभवों के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत बहुत सारी एनकाउंटर्स रही हैं। किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलो पहले चैट करते हैं, जैसे हम दोस्त हैं। अगर आप मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं भी आपके साथ कुछ दिलचस्प मामले साझा करने को तैयार हूँ। थोड़े विचार विमर्श के बाद इस साइकिएट्रिस्ट ने जारी रखा, जैसे कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो। मैंने एक बार एक सुंदर शादी होने की उम्मीद की थी, ये कामना करते हुए कि मेरा प्रिंस उन पॉपुलर नॉवेल्स की तरह दिखाई देगा। हालांकि एक स्पेक्टेटर बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद कभी भी इस सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं अक्सर उन पुरुषों के सच्चे विचारों को पढ़ सकती हूँ और उनके झूठ को देख सकती हूँ। मैं ये पुष्टि करने में सक्षम हूँ कि कई लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था और इसने मुझे निराश किया है। कुछ और सालों में मैं शायद लोगों को उनकी कमियों के लिए सराहना करने में सक्षम हो जाऊंगी, लेकिन अभी ऐसा करना वास्तव में मुश्किल है। ये देखते हुए कि गेरमन स्पैरो, जिसकी पीठ दीवार के पार उसकी तरफ थी, उसमें हंसी की भावनाएं थीं, ऑड्रे ने उस पर समय पर प्लेकेट किया। फिर उसने उसे पूछते हुए सुना, आपने एक बार द सन से ड्रैगन्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। आपको ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की कुछ समझ होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पिता, माँ और भाई सभी स्पेक्टेटर पाथवे के किंग ऑफ एंजल्स द्वारा इमेजिन किए गए हैं और वे वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं निश्चित रूप से मौके पर ही गिर जाऊंगी और सीधे कंट्रोल खो दूंगी। मिस्टर वर्ल्ड को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि जिस चीज की वो उम्मीद कर रहे थे उनका अल्टीमेट गोल कभी पूरा नहीं होगा। ऑड्रे पहले गेरमन स्पैरो के सवाल से घबरा गई, इससे पहले कि उसे सवाल का सार समझ आया। उसने गाइडिंग तरीके से पूछने के बजाय जवाब नहीं दिया, ऐसा लगता है कि आपने उम्मीद का विनाश देखा है। है। ऑड्रे के पीछे की दीवार से एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी सुनाई दी। वास्तव में मैंने एक बार सोचा था कि मेरा परिवार है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी केवल एक एक्स्ट्रावेगेंट होप थी। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऑड्रे ने पूछा, जैसे वो कैजुअल चैट कर रही हो। गेरमन स्पैरो ये कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। क्या आपने उन फेरी टेल्स के बारे में सुना है जो एम्परर रोजल बच्चों को पालने के लिए इस्तेमाल करते थे? वे मेरे बचपन की यादें हैं, ऑड्रे ने स्वीकार किया। उसी समय उसने पाया कि दीवार के दूसरी तरफ मिस्टर वर्ल्ड की भावनाएं स्पष्ट रूप से उत्तेजित थीं। दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा था। इस बार ऑड्रे ने प्लेकेट का उपयोग नहीं किया। उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन और प्रोफेशनल नॉलेज ने उसे बताया कि उसे इसे बाहर निकालने की जरूरत है। तो आपको स्लीपिंग ब्यूटी और उसके प्रिंस के बारे में पता होना चाहिए, गेरमन स्पैरो ने एक नरम भारी आवाज के साथ कहा। एक ऐसा व्यक्ति है जो गहरी नींद में चला गया,
जब तक कि वो अचानक एक दिन नहीं जागा। उसका मानना है कि उसका परिवार अभी भी आसपास है और वो खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उम्मीद करता है कि वो एक दिन उन्हें ढूंढ लेगा। ये जीवन में उसकी मुख्य ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। अंत में उसे एहसास होता है कि वो कम से कम 300 साल या उससे भी ज्यादा 1000 साल शायद और भी लंबे समय तक सोया है। वो कभी भी कुछ भी नहीं पा सकता जो उसके पास कभी था। तीव्र दर्द और नुकसान की भावना ऑड्रे के लिए बेहद स्पष्ट थी। उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उदास, संयमित, अनुभवी और क्रूर मिस्टर वर्ल्ड के भी अपने लक्ष्य और अस्तित्व के कारण हैं। ये उनके कोमल दिल के अनुरूप है। कितना दयनीय। हालांकि वो फेरी टेल का उपयोग करके एक उदाहरण दे रहे थे। कुछ भावनाएं जो उन्होंने शब्द कहते समय महसूस की, वे वास्तविकता को दर्शाती हैं। जब उन्होंने डीप स्लीप फैमिली 300 साल 1000 साल से भी ज्यादा और भी लंबा कभी नहीं मिलेगा का उल्लेख किया तो उनका दर्द स्पष्ट रूप से बढ़ गया। इसका मतलब है कि वो एक एंशियंट टाइम से हैं और कुछ एनकाउंटर्स के कारण आज तक जीवित हैं। ये मिस्टर फूल के एक जागृत एंशियंट गॉड होने की स्थिति से मेल खाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उनके ब्लेस्ड बन गए। ऑड्रे ने जल्दी से मामले की चाबी पकड़ ली। उसने अपने होंठ सिकोड़े और एक पल के लिए विचार किया। क्या उसके परिवार ने कुछ कहा? क्या उन्होंने कहा कि वे क्या चाहते थे, कि जब वो जागे तो क्या करे? चैप्टर 948, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑड्रे के नजरिए से मिस्टर वर्ल्ड की वर्तमान स्थिति न तो उन्हें मेंटल इलनेस से पीड़ित दिखा रही थी और न ही ये कंट्रोल खोने की स्थिति के करीब थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवन में उनका गोल और उनके अस्तित्व का अर्थ नष्ट हो गया था। इसने उन्हें एक साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ छोड़ दिया था जिसे बस कुछ गाइडेंस की आवश्यकता थी। एक बार जब वो उन्हें शॉर्ट टर्म गोल सेट करने में मदद करती, जिससे उन्हें जीवन में अर्थ खोजने की अनुमति मिलती, तो समस्या धीरे धीरे हल हो जाती। शांत और निर्मल अंधेरे में ऑड्रे ने गेरमन स्पैरो को दीवार के पार भारी आवाज में जवाब देते हुए सुना, नहीं। जैसा कि अपेक्षित था, ऑड्रे को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने पूछा, तो क्या उन्होंने अपने परिवार के आखिरी शब्दों की तलाश की? क्या उन्होंने उनकी कब्र की तलाश की? क्या उन्होंने गहरी नींद के कारण का पता लगाने की कोशिश की? दीवार के पीछे की स्पिरिट बॉडी कुछ सेकंड के लिए गायब होती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि एक भी आवाज नहीं थी। एक पल के बाद भारी आवाज ने जारी रखा, नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसका मतलब है कि भविष्य में ये एक संभावना है। ऑड्रे ने राहत महसूस की क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गेरमन स्पैरो की भावनात्मक स्थिति पहले की तरह भारी और उदास नहीं थी, जिसमें किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं थी। उनके पास ड्राइव का एक निश्चित स्तर और तात्कालिकता की थोड़ी सी भावना थी। वो बस अभी भी भ्रम की स्थिति में थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ऑड्रे ने फिर से प्लैकेट किया। प्रभाव पहले की तुलना में बहुत बेहतर थे। कम से कम उनका मानना था कि मिस्टर वर्ल्ड ने इस आवेग का उपयोग उदासी और डिप्रेशन की खाई से बचने के लिए किया था, जो एक सामान्य व्यक्ति की निराश स्थिति में लौट रहा था। उसके बाद ऑड्रे ने इस बात पर दबाव नहीं डाला कि वो सुराग कैसे पा सकते हैं या जांच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रतिरोध ला सकता है। उसने डार्क रूम में एक नेचुरल तरीके से सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत सी चीजें हैं जो करनी है और बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। शायद आपके पास उसी ब्लड लाइन से किसी से मिलने का मौका होगा। शायद उनका कोई परिवार का सदस्य उम्र से नहीं मरा या किसी कारण से आज तक जीवित रहा। जीवन के अर्थ होने का कारण इसकी अनंत संभावनाओं के कारण है। खोजने की प्रक्रिया में अपने परिवेश को याद न करना सुनिश्चित करें। जीवन केवल एक तरफा सड़क नहीं है, इसमें कई शाखाएं और गलियां हैं। यदि केवल पूर्व मौजूद है तो यह कितना उबाऊ होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रति कैसे संपर्क करना है, अपने क्षितिज को व्यापक बनाना है और खोजना है। किताबों में पढ़े गए सभी उपयुक्त शब्दों को याद करने की कोशिश करते हुए ऑड्रे ने अचानक कुछ सोचा और उसकी आवाज काफी नरम हो गई। साथ ही वो मोटा मास्क न पहने। पतले और पारदर्शी वाले कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हर कोई दूसरों के साथ बातचीत करते समय मास्क पहनता है। कोई भी अपने अपेक्षाकृत निजी रहस्यों को दूसरों को सीधे व्यक्त करना पसंद नहीं करता है। यह खुद को बचाने का एक तरीका है और दूसरों का सम्मान करने का भी एक तरीका है। जब मिस्टर वर्ल्ड के पास दोस्तों की एक निश्चित संख्या होगी तो जीवन में एक नया अर्थ स्वाभाविक रूप से बनेगा। ऑड्रे ने मन ही मन जोड़ा, लेकिन उसने अंततः इसे जोर से नहीं कहा। उनका मानना था कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। आश्चर्य की बात नहीं, गेरमन स्पैरो फिर से चुप हो गए, जो अभी भी भ्रम में लग रहे थे। कुछ सेकंड बाद एक आवाज जो उतनी भारी नहीं थी फिर से गूंजी, मुझे सीधा करने और आपके उपचार के लिए धन्यवाद। नहीं, ये सब आपके अंदर की ताकत का परिणाम है, ऑड्रे ने गंभीरता से जवाब दिया। उसने एक अंतिम प्लैकेट किया ताकि यह पुष्टि हो सके कि मिस्टर वर्ल्ड की मानसिक स्थिति सामान्य हो गई है और ये फिर से खराब नहीं होगी।
फिर उसने गेरमन स्पैरो को कहते हुए सुना, चलो आज के लिए इसे यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? ऑड्रे ने अपने स्वर को समायोजित किया और तेजी से उत्तर दिया, बेशक, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। मैं अगले सप्ताह जब भी आप फ्री हों एक और फॉलोअप कर सकती हूँ। साथ ही यदि संभव हो तो अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर करने के लिए कुछ दवा बनाएं। इसे लगातार 7 दिनों तक लें। सामग्री है 10 ग्राम कैमोमाइल पाउडर, 5 ग्राम रोजमेरी पाउडर, 10 मिलीलीटर लेमन बाम एक्सट्रैक्ट। इस अवधि के दौरान डेसर्ट की अपनी खपत को कम न करें और अपने आप को उचित तरीके से रिलैक्स करने का प्रयास करें। अंधेरे और शांत कमरे में उसने दीवार के सहारे खुद को सहारा दिया और धीरे धीरे खड़ी हो गई। इस पल गेरमन स्पैरो की आवाज दीवार के पार आई। कंसल्टेशन फी क्या है? ऑड्रे ने एक हाथ दीवार पर रखा और सोच में अपना सिर घुमाया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मुझे स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 5 के लिए पोषण फॉर्मूला नहीं मिल जाता। मुझे सामग्री खोजने में आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। यदि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट मुझे सामग्री प्रदान करते हैं तो उसने अपने होठों के सिरों को घुमाया और कहा, जब आप सदर्न कॉन्टिनेंट से बैचलैंड लौटें तो मुझे उपहार के रूप में कुछ स्थानीय उत्पाद लाना याद रखें। 8 लोगों द्वारा ले जाया जाने वाला एक सुपर लग्जरियस और हल्का ट्रांसपोर्टेशन कॉफिन। दीवार के दूसरी तरफ क्लेन को व्यंग्य करने की एक अस्पष्ट इच्छा थी। वो फिर दीवार से चिपकते हुए खड़ा हो गया और मिस जस्टिस को वापस रियल वर्ल्ड में भेज दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ कमरा गायब हो गया। वो लंबी कांस्य मेज पर सम्मान की सीट पर लौट आया और द फूल की सीट पर बैठ गया। उसके सामने दाईं ओर ब्लैक एम्परर, टायरेंट और रेड प्रीस्ट कार्ड्स ऑफ ब्लेस्फेमी थे। बाईं ओर क्रीपिंग हंगर था, जिसे लियोनार्ड मिशेल ने मिस मैसेंजर रेनेट टिनेकर के माध्यम से वापस भेजा था। मैं मिस मैसेंजर को फिर से 10,000 गोल्ड कॉइन का ऋणी हूँ। क्लेन ने अपनी नजर वापस ले ली और अपने मंदिरों को रगड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। इन जैंगविल को स्पिरिट वर्ल्ड के माध्यम से भागने से रोकने के लिए उसने हत्या की योजना बनाने से पहले ही रेनेट टिनेकर के साथ संवाद किया था। वो ठीक उसी 10,000 गोल्ड कॉइन के बदले में रिवाइवल स्क्वायर के आसपास के सभी स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर्स को भगाने की प्रभारी थी। बेशक डिएटीज कर्स के तहत भले ही इन जैंगविल सफलतापूर्वक भागने में कामयाब रहे, लेकिन उसके अन्य मिसफॉर्च्यून्स का सामना करने की बहुत अधिक संभावना थी, जैसे कि अज्ञात प्राणी द्वारा कहीं अधिक खतरनाक जगह पर फेंक दिया जाना या सीधे उसे नुकसान पहुंचाना। हालांकि वो क्लेन के नियंत्रण में नहीं था। ये सोचकर कि वो फिर से 10,000 गोल्ड कॉइन के कर्ज में है, क्लेन को सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर थी। ग्रे क्लाउड के ऊपर कोकून और प्रकाश की सीढ़ी के परे प्रकाश के दरवाजे को देखने के बाद उसे ऐसा झटका लगा था जैसे कोई नदी उसके किनारों को तोड़कर बह गई हो। उसे लगा कि उसकी सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। उसका परिपक्व विश्व दृष्टि, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मूल्य परिणाम स्वरूप ढह गए, जिससे उसका पूरा अस्तित्व एक अशांत अवस्था में गिर गया, जैसे कि वो एक चलता फिरता ज़ॉम्बी हो। शुक्र है उसके पास अभी भी जीने की जन्मजात इच्छा थी और उसने समय पर उपचार के लिए अपने निजी साइकियाट्रिस्ट मिस जस्टिस ऑड्रे की तलाश की थी। फ्यू। क्लेन ने सांस छोड़ी और कोकून की ओर अपने विचारों को मोड़ने के लिए खुद को मजबूर किया। और जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी पहली प्रतिक्रिया थी। एक अत्यंत हाई लेवल अस्तित्व या सील्ड आर्टिफैक्ट ने पृथ्वी से लोगों के एक बड़े समूह को एक ही समय में पकड़ने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग किया था। यहाँ ऐसे लोग थे जिन्होंने लक एनहांसमेंट रिचुअल का उपयोग किया, दूसरों ने अजीब सिल्वर प्लेट्स खरीदी या उनके फोन किसी अजीब वायरस की चपेट में आ गए। फिर इन ट्रांसमाइग्रेटर्स की आत्माओं को कोकून के अंदर सील कर दिया गया और प्रकाश के दरवाजे के ऊपर लटका दिया गया, वास्तविक दुनिया में भेजे जाने से पहले एक विशेष अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्लेन के अवलोकन के आधार पर प्रकाश के दरवाजे में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। ये शुद्ध प्रवृत्ति के आधार पर काम कर रहा था। इसका मतलब ये भी था कि जब तक शर्तें पूरी होती थीं, यह एक कोकून को उत्प्रेरित करेगा और आत्मा को एक विशिष्ट लक्ष्य के शरीर के अंदर पहुंचाएगा। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर क्लेन ने अनुमान लगाया कि शायद 2 शर्तें थीं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले कोई अन्य ट्रांसमाइग्रेटर्स नहीं होने चाहिए या ट्रांसमाइग्रेटर को पहले ही विफल या मृत माना जा चुका था। दूसरा, किसी निश्चित वस्तु, आइटम या अनुष्ठान का कॉलिंग आउट। उदाहरण के लिए क्लेन मोरिटी ने उस डार्क डिविनेशन को करने के लिए एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक का पालन किया था। बाकी के लिए यह जानना असंभव है, जब तक मुझे एम्परर रोजल की डायरी में संबंधित सामग्री नहीं मिल जाती। सब कुछ एक साथ रखने से जो मुझे पता है, मेरा वर्तमान सिद्धांत सच्चाई के बहुत करीब होना चाहिए। यह समझाना आसान हो जाएगा कि पृथ्वी पर एम्परर के समान युग से होने के बावजूद हमारे बीच 1 साल से भी कम समय का अंतर है। वास्तविक दुनिया में हमारा प्रवेश 200 साल से अधिक अलग था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक ही समय में ट्रांसमाइग्रेट हुए थे, लेकिन हमें अलग अलग युगों में रिलीज किया गया था।
वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने से पहले कौन जानता है कि हम कितने समय तक सोए हैं। बगल के दरवाजे से एक भाई क्लेन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, क्योंकि उसकी आंखें फिर से उदास होने से पहले टिमटिमा रही थीं। यह एक परिकल्पना थी जो उसने प्रकाश के दरवाजे की स्थितियों, अपनी स्थिति और एम्परर की डायरी के आधार पर बनाई थी। बेशक इसका मतलब ये नहीं था कि अन्य संभावनाएं नहीं थीं। वर्तमान में क्लेन बस उनका समर्थन करने के लिए सबूत खोजने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, एक कोकून ट्रांसमाइग्रेटर के जीवन का प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन यह क्लेन की अपनी रिकवरी या उसकी स्पिरिट बॉडी में बदलाव की कमी के साथ विरोधाभास में था। और अगर उसकी परिकल्पना सच्चाई से बहुत अलग नहीं थी, तो इसका मतलब था कि उसने पृथ्वी छोड़ दी थी, कम से कम 200 साल या हजारों साल तक ट्रांसमाइग्रेट कर रहा था। भले ही उसे पृथ्वी पर वापस जाने का रास्ता और तरीका मिल गया हो, वो उस जगह पर लौटने में असमर्थ था जिसे वो घर कहता था। दूरी के अंतर की तुलना में समय की बाधा ने उसे और अधिक निराश कर दिया। यही कारण था कि क्लेन की मानसिक स्थिति तुरंत ध्वस्त हो गई। घर लौटना हमेशा उसका अंतिम लक्ष्य था। मिस जस्टिस सही है। हल करने और जांच करने के लिए अभी भी कई सवाल हैं। इतने सारे ट्रांसमाइग्रेटर्स को प्रकाश के दरवाजे के पीछे लटकाने के पीछे का क्या मतलब है? इसका क्या लक्ष्य है? तब सब कुछ किसने सेट किया? यहाँ कितने लोगों को खींचा गया था? दूसरा व्यक्ति कहाँ गया है? सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ। क्लेन ने भविष्य के लिए एक नया लक्ष्य खोजने के लिए खुद को सोचने में तल्लीन करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वो केवल प्रकाश के दरवाजे के पास जाने में सक्षम था और उसे छू नहीं सकता था। वो इसे छूने, इसे पकड़ने या यहाँ तक कि सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने में असमर्थ था। उसके पास कोई प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई अध्ययन करने का कोई साधन नहीं था। मुझे वास्तविक दुनिया से सुराग खोजने पर विचार करना चाहिए। साथ ही चूंकि सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से मुझे उस ग्रे क्लाउड तक पहुंचने और प्रकाश के दरवाजे को देखने की अनुमति मिलती है, क्या सीक्वेंस 2 पर एक और गुणात्मक परिवर्तन होगा? क्या मैं प्रकाश के दरवाजे पर नियंत्रण हासिल कर पाऊंगा? और जब ऐसा होगा तो मुझे सच्चाई का पता लगाने की अनुमति मिलेगी? हे, मैं 7 लाइट्स गॉडेस और एरोड्स के रवैये से प्रभावित था। मैंने लगभग खुद को ग्रे फॉग का असली मालिक होने की कल्पना की और विश्वास किया कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड के ऊपर कुछ महान स्वामी हूं। अब इसके देखने से मैं सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट हूं जिसे बेतरतीब ढंग से नीचे फेंक दिया गया था। एक बार जब मैं असफल हो जाऊंगा तो अगला ट्रांसमाइग्रेटर दिखाई देगा, क्लेन ने सोचा जब उसने लंबी कांस्य मेज के किनारे को थपथपाया। वो एक और बिंदु के बारे में काफी उत्सुक था। 3 टूटे हुए कोकून, जिनमें से एक उसका प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा एम्परर का प्रतिनिधित्व करता है, तो तीसरा कौन था? चैप्टर 949, डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्लेन का सस्पिशंस का पहला टारगेट निस्संदेह एल्फ किंग सोनियाथ्रिम था। इस एंशिएंट गॉड ने चॉपस्टिक्स बनाए थे, ब्लड केक्स बनाए थे, जानवरों की आंतें खाने का आनंद लिया था और खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग करने में अच्छा था। उसके वंशजों के चेहरे के फीचर्स, बालों का रंग और आंखें थीं जो पृथ्वी पर एशियाई लोगों से मिलती जुलती थीं। न केवल क्लेन को यह संदेह था कि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था, यहाँ तक कि एम्परर रोजल भी उसकी भावनाओं को साझा करता था। बेशक जांच के एक गहरे स्तर के बाद रोजेल ने उनकी भाषा, प्रतीकों, पारंपरिक कहावतों और अन्य पहलुओं से उस परिकल्पना को खारिज कर दिया था। क्लेन का मानना था कि कटलरी के रूप में चॉपस्टिक्स का उपयोग करना, आटे खाने की प्राथमिकता और मसालों का उपयोग करना एक विशेष विशेषता नहीं थी। एक ऐसी प्रजाति के लिए जो प्रकृति का आनंद लेती थी, ये संभव था कि ये धीरे धीरे उनके दैनिक जीवन में दिखाई दे। जहां तक इस बात की है कि सेलर पाथवे चलाने वाले कल्पित बौने प्रकृति के करीब क्यों थे, क्लेन को नहीं पता था कि क्यों। यह बस कुछ ऐसा था जैसा कि उनके द्वारा छोड़े गए भित्ति चित्रों और ग्रंथों द्वारा वर्णित किया गया था। मुझे एक के लिए लगा कि एल्फ किंग के ट्रांसमाइग्रेटर होने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 टूटे हुए कोकून देखने के बाद मैं बहुत निश्चित नहीं हो सकता। शायद वो एक देशवासी हो सकता है। मैं इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता कि ये एंशिएंट गॉड ट्रांसमाइग्रेटर नहीं है, लेकिन उसके आसपास के हाई रैंकिंग कल्पित बौनों में से एक है। यह परंपरा को एल्फ किंग के नाम पर पारित करने की भी अनुमति दे सकता है। क्लेन ने अपनी उंगलियां थपथपाईं क्योंकि उसने चुपचाप सोचा। लगभग उसी समय उसके पास अपनी जांच के लिए 2 दिशाएं थीं। ग्रोसाल के ट्रैवल्स में एल्वन सॉन्गस्टर सियाटास थी, जिसने सोनियाथ्रिम की रानी, क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनम की सेवा की थी। जब तक मैं सामूहिक अवचेतन के उसके समुद्र में प्रवेश करता हूँ, मुझे कल्पित बौनों के साथ संपर्क देखने या बनाने और एंशिएंट गॉड के बारे में मेमोरी फ्रैगमेंट्स खोजने में सक्षम होना चाहिए। मैं हिप्नोसिस का भी उपयोग कर सकता हूँ, सीधे उसके अवचेतन को बोलने की अनुमति दे सकता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि मैं ऐसे मामलों में अच्छा नहीं हूँ। पिछली बार जब मैंने ग्रोसेल के अवचेतन में जाने का प्रयास किया था, तो मुझे जल्दी गुस्सा आ गया था और मैं शायद ही शांत हो सका था।
हालांकि मैं पहले से ही एक डेमीगॉड हूँ, ये भी अधिक दबाव वाला हो जाता है कि मैं पागलपन और नियंत्रण खोने के प्रति झुकाव का विरोध करूं, और मैं काफी समय तक अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहूंगा। जबरदस्ती स्पिरिट चैनलिंग ऐसी स्थिति और ऐसे लक्ष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लेन थोड़ा भ्रूभंग हुआ। उसे लगा कि उसे स्पेक्टेटर पाथवे में एक अपेक्षाकृत हाई लेवल सीक्वेंस के रहस्यमय आइटम या एक सहायक की आवश्यकता हो सकती है, जो कम से कम एक हिप्नोटिस्ट हो। उसने मिस जस्टिस की मदद लेने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। इसे करने में कोई समस्या नहीं है। ग्रे फॉग के ऊपर एक स्पिरिट बॉडी के रूप में प्रवेश करके छोड़ना असंभव नहीं है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मिस जस्टिस ट्रांसमाइग्रेटर के रहस्य में घुसपैठ करेंगी। जब तक सियाटास को इसका कोई ज्ञान नहीं है, उसका अवचेतन और सामूहिक अवचेतन ऐसे निष्कर्ष की ओर इशारा नहीं करेगा, और मैं विवरण में वांछित सुराग पा सकता हूं ताकि वे कोई नोटिस न दें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिस जस्टिस के पास कोई एडवेंचरिंग अनुभव नहीं है, और उनमें इसकी कमी है। एक एंशिएंट फिगर के अवचेतन के समुद्र में प्रवेश करना उसके लिए बहुत खतरनाक है। वहां किसी भी समय एंशिएंट गॉड के अवशेष हो सकते हैं। एक बार जब मेरे पास एक साइकियाट्रिस्ट की मदद नहीं होगी, तो मैं भी वही करूंगा। भले ही मुझे सपोर्ट के रूप में मिस जस्टिस मिल रही हो, मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो सीक्वेंस 5 तक नहीं पहुंच जाती, ताकि वो अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए अपने स्तर का उपयोग कर सके। जब ऐसा होता है, तो हम पहले सियाटास को सम्मोहित करने का प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम उसके मुंह से क्या सीख सकते हैं। यदि कोई मूल्य नहीं है, तो हम उसकी चेतना में गहराई तक जाने और उस समुद्र में कदम रखने के लिए उसके सपने में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं। ये अज्ञात है कि वो कैसे ऊपर उठी। वो अचानक सेकंड एपोक के अंत में दिखाई दी, कई एंशिएंट गॉड्स को मार डाला और उनके विभिन्न अधिकारियों को ले लिया। मैंने अतीत में इन विवरणों के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब जब मैं इसके बारे में गहराई से सोचता हूँ, तो ये काफी डरावना है। क्लेन ने एक आह भरी, क्योंकि उसे और अधिक विश्वास होने लगा कि ये एल्फ किंग सोनियाथ्रिम के बजाय एंशिएंट सन गॉड था। उनके अनुभव एम्परर रोजेल की तुलना में एक युग के नायक के रूप में बहुत अधिक पौराणिक थे। बेशक उनका परिणाम काफी दुखद था। उनके किंग्स ऑफ एंजल्स के लिए एक दावत बन गया। एम्परर रोजेल भी दुखद थे, लेकिन किसी भी तरह से भयानक नहीं थे। क्या इसका मतलब एक निश्चित अर्थ में आमोन और एडम के रवैये से नहीं है? वे मानते हैं कि ग्रे फॉग उनके पिता से संबंधित है, लेकिन उनके अलग अलग रास्तों के कारण उन्होंने अलग अलग विकल्प बनाए। एक निश्चित मौका है कि एडम ग्रे फॉग को नहीं देख सकते। वो फेट, मारॉडर, सियर और अप्रेंटिस रास्तों के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर नहीं है। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। इन सुरागों के आधार पर उनके पास जांच की एक दिशा भी थी, जिसके लिए उन्हें एंजल स्तर पर प्रमुख हस्तियों के साथ संपर्क करने की आवश्यकता नहीं थी। ग्रोसाइल की ट्रैवल्स में एसेटिक्स नोमन रहता था, जो थर्ड एपोक से बच गया था और एंशिएंट सन गॉड की सेवा की थी। समस्या खुद पर वापस आती है। फिलहाल बाकी पर संदेह करने के लिए कुछ नहीं है। क्लेन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कार्ड ऑफ ब्लेसफेमी रेड प्रीस्ट कार्ड उठाया। उसमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को शामिल करते हुए कार्ड ने खून लाल रोशनी पैदा की, जिससे एक हथेली के आकार की इल्यूसरी किताब बन गई। किताब के पन्ने पलटे, एक सजीव रोजेल गुस्ताव के पोर्ट्रेट्स पेश करते हुए। वो या तो एक हंटर की पोशाक पहने हुए था, अपनी मध्य उंगली उठा रहा था, एक जलती हुई इमारत के माध्यम से चल रहा था, या एक जाल के पीछे खड़ा था। उसके पास सभी प्रकार की पोशाकें थीं, और वो सभी प्रकार के काम कर रहा था। सीक्वेंस 9 हंटर, सीक्वेंस 8 प्रोवोकर, सीक्वेंस 7 पायरोमैनियाक, सीक्वेंस 6 कॉन्स्पिरेटर, सीक्वेंस 5 रीपर, सीक्वेंस 4 आयरन ब्लडेड नाइट, सीक्वेंस 3 वॉर बिशप, सीक्वेंस 2 वेदर वॉरलॉक, सीक्वेंस 1 कॉन्करर, सीक्वेंस 0 रेड प्रीस्ट। क्लेन की नजर टैरो कार्ड पर अलग अलग पोर्ट्रेट्स पर गई और उसके दिमाग में सामग्री अंकित हो गई। वह इस पाथवे के सीक्वेंस 0 के भगवान बनने के अनुष्ठान पर आश्चर्यचकित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर्मीस ने एक बार रोजेल से कहा था कि रेड प्रीस्ट में रेड का मतलब युद्ध का लाल था। इसलिए जब उसने देखा एक युद्ध को भड़काना जो पूरे महाद्वीप में फैलता है और जीत हासिल करता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला। रेड प्रीस्ट कार्ड पलटने के बाद उसने समस्याओं के बारे में सोचना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है। उसने अपने मंदिरों को रगड़ा, अंततः थका हुआ महसूस किया। मुझे एक शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित करना चाहिए और ग्रेट स्मॉग ऑफ बैचलैंड के पीछे के व्यक्ति की जांच करनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे अभी पूरा करना है। हाँ, मुझे अपनी मूल योजनाओं के अनुसार हथियारों का सौदा जारी रखना चाहिए और पैसा प्राप्त करने के बाद बैचलैंड लौटना चाहिए। अब 2 सुराग हैं। सबसे पहले रॉयल गार्ड्स के कैप्टन विस्काउंट स्ट्रेटफोर्ड और दूसरा MI9 के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जोनस किल्गर।
क्लेन ने खुद को ऊपर खींचने की कोशिश की और खुद को किसी चीज में व्यस्त रखने का फैसला किया। ग्रे फॉग छोड़ने से पहले उसने मिस जस्टिस द्वारा दी गई मानसिक दवा की रेसिपी को द मून एमलिन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिम्सन स्टार को फेंक दिया। उसने इस वैम्पायर से, जो इसे बनाने में अच्छा था, 1 पाउंड प्रति बोतल के हिसाब से 1 सप्ताह के लायक बनाने का अनुरोध किया। बैचलैंड ओडोरा परिवार के विला के भीतर एमलिन वाइट, जो एक्टिविटी रूम में इंतजार कर रहा था, ने अपने होंठ सिकोड़े और मन ही मन सोचा, एक लेन देन जो सिर्फ 7 पाउंड का है। मैं वास्तव में इसे नहीं करना चाहता। द वर्ल्ड इसे खुद बना सकता है अगर वो थोड़ा सावधान रहे। उसने द वर्ल्ड के अनुरोध पर आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि सीक्वेंस 5 वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीदने के लिए 5000 पाउंड खर्च करने के बाद उसके पास केवल 730 पाउंड बचे थे। इस पल कोस्मी चला गया। एक मध्यम आयु वर्ग के जेंटलमैन की तरह लग रहा था। धनुष का आदान प्रदान करने के बाद सैंग्विन बैरन ने पूछा, एमलिन, तुम अचानक यहाँ क्यों हो? द हैंग्ड मैन और द वर्ल्ड के साथ बातचीत के अपने पिछले अनुभवों को याद करने से पहले एमलिन ने तुरंत थोड़ा दोषी महसूस किया। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और एक प्रतीत होने वाले आकस्मिक तरीके से उत्तर दिया, मुझे सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हुई है। मुझे आश्चर्य है कि मैं खुद को विस्काउंट बनाने के लिए अनुष्ठान कब शुरू कर सकता हूँ। कोस्मी चकित रह गया, क्योंकि उसने आश्चर्य में पूछा, तुम्हें स्कारलेट स्कॉलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हुई? एमलिन ने उस पर नजर डाली और एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह सही है। उसने ये नहीं बताया कि उसे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिली थी, जैसे कि कोस्मी जानने के योग्य नहीं था। कोस्मी चुप हो गया, क्योंकि वो अवाक रह गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अगले पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करें। वो रुका और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे दादाजी तुम्हें सूचित करना चाहते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बैचलैंड आ रहा है। वो तुमसे मिलना चाहता है। वाह! एमलिन की पुतलियां तुरंत फैल गईं। सैंग्विन के एंशिएंट लोग, जो सेकेंड एपोक से आज तक जीवित थे, ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ, उन सभी महत्वपूर्ण अस्तित्वों की संख्या एंजल स्तर पर 5 से अधिक नहीं थी। चैप्टर 950, कीपिंग सीक्रेट्स। एमलिन 2 सेकंड के लिए चुप हो गया, अपना सिर नीचे किया और पूछा, कौन है? उसके लिए एंजल स्वाभाविक रूप से सम्मान के योग्य थे, लेकिन जो वास्तव में उसे अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर सकते थे, वे महत्वपूर्ण हस्तियां थीं जिन्हें हर सैंग्विन वो कहकर संबोधित करता था। उन्होंने सैंग्विन के लंबे इतिहास को देखा और अनुभव किया था, जो उसके गर्व का स्रोत था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन संक्षेप में समय आने पर मैं तुम्हें सूचित करूंगा। कोस्मी ओडोरा ने अपना सिर हिलाया। एंसेस्टर के रहस्योद्घाटन के कारण वो व्यक्ति आ रहा है। क्या बात के निर्देश हैं? एंसेस्टर मुझे सीधे रहस्योद्घाटन क्यों नहीं देते? ये बेहतर छिपा रहेगा। मैं उसका चुना हुआ हूं। क्या ये मिस्टर फूल को उत्तेजित करने से बचने के लिए है? एमलिन के दिमाग में सवाल कौंध गए और उसने खुद ही उनका जवाब दिया। उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपनी टॉप हैट पहनी और ओडोरा के विला को छोड़ दिया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पतले बादलों को देखा जो मुश्किल से सूरज को रोक पा रहे थे। एमलिन ने अवमानना में अपने होठों को घुमाया, अपनी टोपी को नीचे दबाने के लिए अपना हाथ उठाया और सड़क के अंत में एक किराए की गाड़ी के लिए दौड़ा, क्योंकि उसने मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा मौसम वास्तव में बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। द वर्ल्ड जो दवा चाहता है वो दुर्लभ नहीं है। इसे 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है। जो सामग्री मैंने पहले मंगवाई थी वो आज तक आ जानी चाहिए। मैं मिस मैजिशियन के साथ वो लेन देन कर सकता हूँ जिसमें मैंने दिनों की देरी की है। बैकलैंड, चेरवुड बरो। फोर्स ने एक ऑल्टर पर कांच की बोतलें रखीं और हल्के नीले और सुनहरे तरल पदार्थों को देखा, खरीदारी के उत्साह को महसूस करते हुए। कॉकटेल से ज्यादा मोहक। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा है। थोड़ी बर्फ डालने से शायद इसका स्वाद बेहतर हो जाए। सीरियसली, मैं क्या सोच रही हूँ? ये सब दवाइयाँ हैं। फोर्स ने खुद पर थूका और जल्दी से कमरे की सफाई की। चिकित्सा उपचार के लिए आवश्यक दवा प्राप्त करने पर उसने डेलायर फॉरेस्ट में परित्यक्त महल में जाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। वो बस जियो के लौटने का इंतजार कर रही थी। कुछ मामलों को साफ करने के बाद फोर्स सोफे पर गिर गई और लापरवाही से कुछ अखबारों की प्रतियां उठाईं और दिन के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दिया। शाम को निकलो। डिनर शायद तब होगा जब हम जंगल की सीमा वाले शहर में पहुंचेंगे। अपनी मौन बड़बड़ाहट के बीच फोर्स ने न्यूज 8C की कॉपी पलट दी। अचानक उसकी नजर जम गई, क्योंकि उसकी आंखों में एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया, गेरमन स्पैरो। यह एडवेंचरर फिर से समुद्र में दिखाई दिया था, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ ब्लैक ट्यूलिप पर सवार होकर, जिसे डेथ कंसुल के रूप में जाना जाता था। उसने एडमिरल हेल लुडवेल को मार डाला, 7 समुद्री डाकू एडमिरलों की लाइनअप को फिर से बदल दिया।
बीमार। फोर्स ने अवचेतन रूप से अपनी छाती थपथपाई, अनिश्चित थी कि वो किस बात से खुश थी। उस पल उसे एक अजीब एहसास हुआ कि गेरमन स्पैरो के अनुभव पर्याप्त रूप से पौराणिक थे, कुछ ऐसा जिसे निश्चित रूप से एक उपन्यास में लिखा जा सकता था। दुर्भाग्य से वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आसानी से घुलना मिलना आसान हो, अन्यथा मैं उसके लिए एक किताब लिखने के लिए पूरी तरह से एक पार्ट टाइम बायोग्राफर बन सकती हूँ। हाँ, अगर मैं गेरमन स्पैरो शीर्षक वाली किताब लिखूं तो मुझे निश्चित रूप से आधिकारिक बियॉन्डर्स द्वारा निशाना बनाया जाएगा। फोर्स ने ताला घूमने की आवाज सुनने से पहले मजे से सोचा। उसने ऊपर देखा और जियो को दरवाजा खोलते और लिविंग रूम में प्रवेश करते देखा। तुम जल्दी आ गई? फोर्स ने आश्चर्य में पूछा। जियो ने अपने सुनहरे बालों के दाईं ओर रफल्ड किया और कहा, मैं फिर से MI9 से मिली और एक मिशन प्राप्त किया। ये क्या है? फोर्स उठ बैठी, जिज्ञासा से पूछ रही थी। जियो ने लापरवाही से खुद को सिंगल सीटर पर फेंक दिया। पागल एडवेंचरर, गेरमन स्पैरो की पृष्ठभूमि की जांच करें। MI9 द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर वो एक भयानक बियॉन्डर है और जो नाम वो उपयोग करता है वो नकली है। यहाँ तक कि उसके पहचान दस्तावेज भी नकली हैं। वो शायद बैचलैंड से आया था। उन्हें संदेह है कि गेरमन स्पैरो की यहाँ एक और पहचान और साथी हैं। साथी शब्द सुनकर फोर्स अपने मुंह के कोनों को फड़फड़ाने से नहीं रोक सकी। उसे जियो को यह बताने की इच्छा थी कि MI9 का अनुमान सही था। गेरमन स्पैरो का साथी उसके ठीक सामने बैठा था। उसने थोड़ा खांसते हुए और शांत अभिनय करते हुए पूछा, आप गेरमन स्पैरो की पृष्ठभूमि की जांच क्यों कर रहे हैं? उसने इस बार क्या किया? जियो ने फोर्स के पास अखबारों के ढेर पर नजर डाली। क्या तुमने आज का न्यूज एडसी नहीं पढ़ा है? गेरमन स्पैरो ने एडमिरल हेल लुडवेल को मार डाला और अब उसे 5 सीज के सबसे मजबूत एडवेंचरर के रूप में जाना जाता है। वैसे MI9 ने मुझे ये भी बताया कि गेरमन स्पैरो बहुत अच्छी तरह से उस गुप्त अस्तित्व में विश्वास कर सकता है जिसे द फूल के रूप में जाना जाता है। ये खबर है जो कई अलग अलग स्रोतों से आई है, जिसमें ऑरोरा ऑर्डर और रोज स्कूल ऑफ थॉट शामिल हैं। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। वे सही हैं। फोर्स ने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, काफी खतरनाक लगता है। हाँ, जियो ने सिर हिलाया। मैं केवल इंटेल इकट्ठा करने और इसमें बहुत गहराई तक नहीं जाने की योजना बना रही हूँ। फोर्स ने इस विषय पर जारी नहीं रखा क्योंकि उसने कहा, मैंने पहले ही दवा तैयार कर ली है। क्या हम आज डिलायर फॉरेस्ट चलें? जियो पहले ही कुछ दिन पहले एक सीक्वेंस 7 इंटरोगेटर बन चुकी थी और उसने एक काफी उपयोगी शक्ति साइकिक पियर्सिंग में महारत हासिल कर ली थी। ठीक है, जियो खड़ी हो गई, ये दिखाते हुए कि वो एक्शन वाली महिला थी। चलो अब चलते हैं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं शाम का सोच रही थी। फोर्स ने थोड़ा प्रतिरोधी महसूस करते हुए उत्तर दिया। वो अक्सर आखिरी समय तक टालना चाहती थी। जल्द ही उसे जियो द्वारा उनके किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकाला गया, जबकि वो सभी प्रकार की वस्तुओं को साथ ले आई। उन्हें एक किराए की गाड़ी मिली और वे मेट्रो के लिए निकल पड़े। भाप इंजन की गूंजती सीटी के बीच विशाल भाप लोकोमोटिव ने अपने शरीर को खींचा और प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया। दोनों तरफ दीवार लैंप की रोशनी के नीचे ये रुक गया। फोर्स और जियो एक गाड़ी के बाहर खड़ी थीं और यात्रियों के उतरने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थीं। अचानक उन्होंने 2 रेड ग्लव्स देखे। रेड ग्लव्स का मालिक 30 साल का एक आदमी था। उसने एक सफेद शर्ट के साथ एक काला ट्रेंच कोट पहना था। उसका कॉलर ऊपर उठाया गया था, उसकी ठुड्डी और मुंह को ढकते हुए। उसकी गहरी हरी आंखें और सुनहरे भूरे रंग की साइड बंद थीं। उसके पास एक चांदी की छाती थी जो इतनी बड़ी थी कि उसमें एक छोटा वायलिन रखा जा सके। फोर्स और जियो ने एक दूसरे को देखा क्योंकि उन्होंने अपनी नजर नीचे कर ली, अपने पैर की उंगलियों को घूरते हुए। चर्च ऑफ एवरनाइट के नाइटहॉक्स के एक हाई रैंकिंग डीकन के रूप में, चर्च में सत्ता के 22 सदस्यों में से एक और रेड ग्लव्स के 3 बिगविग्स में से एक, क्रेस्टेड सेसेमिर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे अपने चारों ओर परेड करने की परवाह थी। उसे अकेले यात्रा करना, आम लोगों द्वारा ले जाने वाले परिवहन को लेना पसंद था, जिससे वो एक साधारण पादरी की तरह दिखाई दे। दूसरी लाइन में ट्रांसफर करने के बाद वो अंततः नॉर्थ बरो में पहुंचा। फिर उसने एक किराए की गाड़ी ली और सीधे सेंट सैमुअल कैथेड्रल के लिए रवाना हो गया, जहां वो बैचलन डायोसिस के आर्क बिशप सेंट एंथनी स्टीवेंसन से मिला। एक दूसरे का अभिवादन करने और गॉडेस की प्रशंसा करने के बाद सेसेमिर को एक सीट मिली और कहा, मैं आपको अगले कुछ हफ्तों में मुझे कुछ मदद प्रदान करने के लिए परेशान करूंगा। क्लीन शेव्ड आर्क बिशप एंथनी लाल लहजे के साथ अपने काले बागे में भी बैठ गया। उसने पूछने से पहले विचार किया, क्या ये इंस जैंगविल के साथ कुछ करना है? हाँ, सेसेमिर ने थोड़ा सिर हिलाया। होली सी चाहती है कि मैं आपको सूचित करूं कि गॉडेस की एक और सेवक, एवरनाइट क्लॉस्टर की मैट्रिन मैम एरियाना, अब से बहुत पहले बैचलैंड में होंगी।
ये एसेटिक सभी 13 आर्क बिशप्स में पहले स्थान पर थी। सेंट एंथनी की पूछताछ का इंतजार किए बिना उसने विस्तार से समझाया। मैम इलिया ने इन जैंगविल की बची हुई भावना से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी सीखी, जिसमें उसकी मानसिक समस्याएं शामिल थीं, जिनका उपयोग 008 भागने के लिए करता था। साथ ही रॉयल फैमिली और डेमनस सेक्ट के साथ उसके सहयोग का विवरण भी। ग्रेट स्मॉग ऑफ बैचलन को मशीनीकृत करने के बाद इन जैंगविल को 008 द्वारा धोखा दिया गया था और वो रेड एंजल इविल स्पिरिट द्वारा पॉजेस्ड हो गया था। वो मैम इलिया का शिकार करने के लिए एक जाल बिछाने के प्रयास में अकेले दक्षिणी महाद्वीप की ओर बढ़ा। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन जैंगविल की यादों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिगत खंडहर है। ये बैचलन के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके में है, टसॉक नदी के बहने से ठीक पहले का क्षेत्र। मेरा मिशन उस खंडहर को खोजना है। सेंट एंथनी ने चुपचाप सुनना समाप्त किया। विचार में पूछने से पहले, इन जैंगविल को सटीक स्थान नहीं पता है? वो वहां पहले कभी नहीं गया? सेसिमिर ने अपना सिर हिलाया। उसने प्रवेश किया था, लेकिन उसे वहां ले जाया गया था और उसने आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं समझा। सेंट एंथनी ने पूछने से पहले संक्षेप में स्वीकार किया, क्या आपने पता लगाया है कि रॉयल फैमिली के लोगों का कौन सा बैच इन जैंगविल के साथ काम कर रहा था? नहीं। क्रेस्टेड सेसिमिर रुके और जारी रखा। सामान्य तर्क के आधार पर भले ही भागीदारों ने भेष धारण किया हो, यदि वे मिलते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग मेमोरी फ्रैगमेंट्स होने चाहिए, लेकिन इन जैंगविल की स्पिरिट बॉडी के अंदर उसका कोई निशान नहीं था। ऐसा था जैसे ये कभी अस्तित्व में ही नहीं था। शायद ये एक कर्म का प्रभाव है, कर्म की शक्ति का स्रोत जिसका विरोध एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड भी नहीं कर सकता। ध्यान देने योग्य बात है। सेंट एंथनी ने बहुत थोड़ा सिर हिलाया। उसने सोचा और कहा, टेलीग्राम में ज्यादा शामिल नहीं था। मुझे घटनाओं का सटीक क्रम नहीं पता है। इस जैंगविल को वास्तव में किसने मारा? क्रेस्टेड सेसिमिर ने धीरे से सांस छोड़ी और कहा, एक नाम जिस पर आप कभी विश्वास नहीं करेंगे, क्लेन मोरेटी। नाइट हॉक जो टिंगेन घटना के दौरान ड्यूटी की लाइन में मर गया। एंथनी की झुर्रियां गहरी हो गईं। सेसिमिर अचानक संत एंथनी की ओर ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई पागल हो। उनके होंठ कांपे, लेकिन उन्होंने अंततः एक शब्द नहीं कहा। एंथनी ने विषय जारी नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और सख्ती से कहा, आपके मिशन को बहुत सारी जांच की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए पर्याप्त जनशक्ति की आवश्यकता है। सोस्ट की टीम ने दक्षिणी महाद्वीप में अपना मिशन पूरा कर लिया है। मैं उन्हें जल्दी लौटने और आपके निर्देशों का पालन करने के लिए कहूंगा। ठीक है। क्रेस्टेड सेसिमिर ने कोई आपत्ति नहीं की। बैचलन लौटने से पहले दिन के शेष समय के लिए आराम करें। लियोनार्ड ने टीम कैप्टन सोस्ट की ओर देखा। सोस्ट ने लियोनार्ड की ओर दयालुता से देखा, जो काफी समय से चुप था, और सिर हिलाया। वह सही है। स्पिरिट वॉरलॉक को अपना कमरे छोड़ते हुए देखने के बाद लियोनार्ड ने आह भरी और दीवार के सहारे झुक गया। इस पल उसकी आंखों के सामने से गहरा लाल प्रकाश निकला, उसे बिना किसी पूर्व चेतावनी के पूरी तरह से ढक लिया। चैप्टर 951, ड्रॉइंग अ कार्ड। जब तक लियोनार्ड ने रिएक्ट किया, उसने कई ऊंचे पत्थर के पिलर्स देखे, साथ ही एक विशाल महल जो एक जाइंट के घर जैसा लग रहा था, अंतहीन ग्रेश व्हाइट फॉग के ऊपर, जिसे इन पत्थर के पिलर्स द्वारा सहारा दिया गया था। उसकी हरी आंखों में खालीपन था। एक सेकंड के बाद लियोनार्ड ने खुद को एक लंबे धब्बेदार कांस्य टेबल के बगल में एक हाईबैक कुर्सी पर बैठा पाया। उसके बगल में और उसके विपरीत हाईबैक कुर्सियां थीं जो गंभीरता का एहसास करा रही थीं, और लंबी धब्बेदार टेबल के अंत में, जहां सम्मान की सीट थी, एक आकृति घनी ग्रे फॉग में लिपटी हुई थी। वो आकृति अपनी सीट पर इत्मीनान से झुकी हुई थी, जैसे कि वो सब कुछ देख रही हो। जब ये आकृति लियोनार्ड की आंखों में दिखाई दी, तो उसे लगा जैसे वो एक लाइनर पर था, एक अथाह खाई को देख रहा था जिसकी सीमाएं कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। उसे ये भी लगा जैसे उसने शहर छोड़ दिया है और बाहरी इलाके में है, बादलों को चीरते हुए ऊंचे पहाड़ों को देख रहा है। तुरंत लियोनार्ड के दिमाग में कई विचार कौंध गए। उसे एक मोटा अनुमान था कि वो क्या अनुभव कर रहा था। चर्च के एक बियॉन्डर के रूप में, एक आस्तिक जो जानता था कि देवता वास्तव में मौजूद हैं, वो अपनी भावनाओं का विरोध करने में सक्षम नहीं था। वो अवचेतन रूप से अपनी सीट छोड़ना चाहता था और अपने सामने मौजूद अस्तित्व के आगे साष्टांग दंडवत करना चाहता था। एक देवता की शक्ति असीम थी। जैसे ही लियोनार्ड खड़ा हुआ, उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा नीचे दबा दिया गया। एक धीमी और शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, सीट ले लो। लियोनार्ड धीरे धीरे शांत हुआ और बैठ गया। उसने चारों ओर देखा और पूछा, वो क्लेन मोरेटी, क्या वो मेरी तरह यहां आया है? द फूल ने शांत स्वर में कहा, एक अलग तरीके से। अलग तरीके से? वास्तव में क्लेन ने प्रवेश नहीं किया क्योंकि उसने ऑनरिफिक नेम का जाप किया था।
उसे मिस्टर फूल के वफादारों में से एक बनने से पहले उस डेथ कंसुल एजिक एगर्स द्वारा पेश किया गया था। लियोनार्ड क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने पाया कि लंबी धब्बेदार टेबल के चारों ओर कुल 22 हाईबैक कुर्सियां थीं। ये 22 बियॉन्डर पाथवे के अनुरूप है। 22 टैरो कार्ड भी हैं। द फूल। जैसे ही लियोनार्ड एक सिद्धांत के साथ आया, उसने मिस्टर फूल को हंसते हुए सुना। तुम्हारे अलावा अन्य जीवित प्राणी हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से यहाँ खींचा गया है। उन्होंने मुझसे ईमानदारी से जानकारी के आदान प्रदान और सामग्री और सूत्रों के लेन देन को पूरा करने के लिए एक सभा आयोजित करने की कामना की। वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यह उन्हें तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है, अंततः हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स बन जाते हैं। ये टैरो कार्ड द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले गुप्त संगठन से थोड़ा अलग है, जिसकी मैंने कल्पना की थी। ये काफी ढीले ढंग से संगठित है। मिस्टर फूल के पास इस तरह के अनुरोध के लिए सहमत होने के क्या मकसद हैं? ग्रे फॉग के ऊपर प्राचीन महल में आने के बाद लियोनार्ड बहुत तनावग्रस्त महसूस कर रहा था, जिससे उसकी विचार प्रक्रियाएं सामान्य से बहुत अधिक तेज हो गईं। वो सभी प्रकार के सवालों के साथ आया। आप मुझे मिस्टर फूल कह सकते हैं। द फूल। वास्तव में लियोनार्ड का अज्ञात का डर तुरंत कम हो गया। हालांकि वो अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि आगे क्या होगा, वो अब उतना परेशान नहीं था। वो सूखे मुंह और सूखे होठों के साथ बेचैनी से नहीं बैठा। वो आधा उठा, अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और झुक गया। ऑनरेबल मिस्टर फूल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एक अनुभवी नाइट हॉक और एक रेड ग्लव के रूप में, जिसने बड़े मामलों में भाग लिया था, लियोनार्ड जानता था कि एक गुप्त अस्तित्व के साथ संबंध स्थापित करना कितना खतरनाक था। वो जानता था कि वो रसातल के किनारे से नीचे फिसल गया था और उसके पास छुटकारे का कोई मौका नहीं था। उस क्षण जब उसने द फूल के ऑनरिफिक नेम का जाप करने का फैसला किया, तो वो अपने दुखद अंत का पूर्वाभास करने में सक्षम था। लेकिन बदला लेने के लिए उसने परवाह किए बिना चुनाव किया था। हालांकि हर किसी में जीवित रहने की प्रवृत्ति होती थी। ये याद करते हुए कि क्लेन मॉरिटी, जो द फूल में विश्वास करता था, अभी भी जीवित था और यहाँ तक कि डेमीगॉड बन गया था, लियोनार्ड कुछ उम्मीद और अपेक्षाएं रखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस पल उसने कोहरे में लिपटे फूल को हंसते हुए सुना। चूंकि तुमने मदद के लिए मुझसे प्रार्थना की, तो समकक्ष विनिमय के सिद्धांत के आधार पर तुम्हें निश्चित रूप से कीमत चुकानी होगी। लियोनार्ड का शरीर कांप गया क्योंकि उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। आप क्या चाहते हैं? एक संक्षिप्त विराम के बाद द फूल की आवाज फिर से गूंजी। कोई जल्दी नहीं है। शायद कुछ ऐसा होगा जिसके लिए तुम्हें कुछ लोगों को मदद प्रदान करने की आवश्यकता होगी। भले ही उसका पालेस ज़ोरोआस्ट के साथ अच्छा रिश्ता था और उसने विश्वास का एक निश्चित स्तर स्थापित किया था, फिर भी वो सावधान महसूस कर रहा था। मिस्टर फूल की गुप्त सभा में शामिल होने का अनुरोध करने का उसका कारण प्राचीन पैरासाइट के अव्यक्त खतरे को संतुलित करना था। उसने तब मिस्टर फूल को मुस्कान के साथ जवाब देते हुए सुना। कई बार डर पैदा करना संघर्ष से कहीं अधिक उपयोगी होता है। डर पैदा करना संघर्ष से कहीं अधिक उपयोगी है। ये सही है। जबरदस्ती संतुलन बनाने से ओल्ड मैन उत्तेजित हो सकते हैं। चाहे जो भी हो, अंतिम युद्ध क्षेत्र मेरे शरीर में होगा और ये मेरे लिए बेहद नुकसानदेह होगा। उनमें डर पैदा करके मैं उन्हें स्थिति को पहचानने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। भले ही उनका इरादा बुरा हो, वे किसी और समाधान के बारे में सोचेंगे और दूसरा रास्ता अपनाएंगे। लियोनार्ड ने ज्ञानोदय में अपना सिर झुका लिया। ऑनरेबल मिस्टर फूल, मेरे पास और कोई प्रश्न नहीं है। लंबी कांस्य टेबल के अंत में द फूल ने टैरो कार्ड्स का एक डेक तैयार किया और अपना हाथ ऊपर उठाया और उनकी ओर इशारा किया। उन्होंने अपने कोड नाम का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक ने एक टैरो कार्ड चुना है। तुम भी एक चुन सकते हो। डेक में उनके संबंधित मालिकों के कार्ड ले लिए गए हैं। वे अपने कोड नामों के रूप में टैरो कार्ड का उपयोग करते हैं। लियोनार्ड ने सांस छोड़ी और मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से पूछा, क्लेन मॉरिटी का कार्ड कौन सा है? द वर्ल्ड, द फूल ने लापरवाही से कहा। ये वो है और वो नहीं भी। उसका क्या मतलब है? लियोनार्ड ने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और टैरो कार्ड्स के डेक से एक कार्ड निकाला। इसे पलटते हुए उसने एक देवी को देखा जो पवित्र जल डाल रही थी, जिसके पीछे तारे बिखरे हुए थे। द स्टार कार्ड। यह लियोनार्ड के स्वाद से मेल नहीं खाता था, लेकिन चूंकि उसने पहले ही मिस्टर फूल की देखरेख में अनुष्ठान पूरा कर लिया था, इसलिए वो केवल इसे स्वीकार कर सकता था। वापस जाओ। सभा हर सोमवार को दोपहर 3 बजे बैचलैंड समय पर होती है। ग्रे फॉग में लिपटे द फूल ने अपना हाथ उठाया और लियोनार्ड को, जो झुकने के लिए दौड़ रहा था, प्राचीन महल से गायब कर दिया। द फूल क्लेन हंसा जब उसने सभी टैरो कार्ड्स को पलट दिया। उन सभी में एक ही तस्वीर थी, जिसमें एक ही आकाश भरा हुआ था। वे सभी द स्टार कार्ड्स थे।
थोड़ी देर हंसने के बाद क्लेन ने उस क्रिम्सन स्टार पर अपनी नजर डाली जो लियोनार्ड का प्रतिनिधित्व करता था। कवि को ग्रे फॉग के ऊपर खींचने का प्रयास करते समय उसने कुछ सावधानी पूर्वक अवलोकन किया था और पाया था कि लियोनार्ड मिशेल के शरीर में प्रकाश का एक बूंद छिपा हुआ था। यह अनगिनत छल्लेदार कीड़ों से बना प्रतीत होता था जो उसकी सॉइल बॉडी के अंदर गहरे छिपे हुए थे। इससे क्लेन ने पुष्टि की कि पालेस ज़ोरोआस्ट्र ने केवल प्रारंभिक चरण में लियोनार्ड को पैरासिटाइज किया था। उसने लियोनार्ड की बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ईथर बॉडी और फिजिकल बॉडी को नियंत्रित नहीं किया। और डेमीगॉड बनने के बाद क्लेन ने ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमय स्थान पर गहरा नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिससे वो किसी को भी अपनी इच्छा से खींच सकता था, बिना आत्मा को निशाना बनाए। वो एक चयन कर सकता था। इसलिए क्लेन ने लियोनार्ड की सोल बॉडी को नहीं छूने का फैसला किया और केवल उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ग्रे फॉग के ऊपर खींच लिया। इससे पालेस ज़ोरोआस्ट्र को उत्तेजित करने या उन्हें रहस्यमय स्थान में लाने से बचा जा सका। बेशक ये लगभग तय था कि मारॉडर पाथवे का सीक्वेंस एक एंजल इसे नोटिस करेगा और दूसरों के सपनों में प्रवेश करने की क्षमता एवरनाइट पाथवे के बियॉन्डर्स के एस्ट्रल प्रोजेक्शन से उत्पन्न हुई। इसलिए इसने लियोनार्ड की इस रहस्यमय स्थान में वो करने की क्षमता को प्रभावित नहीं किया जिसमें वो अच्छा था। उम्मीद करते हैं कि वो पालेस ज़ोरोआस्ट्र के थोड़ा थोड़ा करके पैरासिटाइजिंग से बच सकता है, क्लेन ने अचानक आह भरी। उसने लियोनार्ड को टैरो क्लब में शामिल होने के लिए कहने का कारण ये था क्योंकि वो इस पूर्व टीम के साथी को मजबूत होने में मदद करना चाहता था, जिससे वो पालेस ज़ोरोआस्ट्र के चंगुल से बच सके। यदि उस मारॉडर पाथवे के एंजल का कोई बुरा इरादा नहीं था तो वो लियोनार्ड को आमोन से छिपाने और उसकी वसूली में मदद करने के लिए उसे प्राप्त कर सकता था। यह पैरासिटिक टारगेट्स के उसके स्विचिंग को तेज करेगा। अपनी नजर वापस लेते हुए क्लेन ने एक पल के लिए सोचा। उसने हंटर पाथवे के सीक्वेंस 6 कॉन्स्पिरेटर पोशन फॉर्मूला को डैनिज का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रकाश के बिंदु पर फेंक दिया। उसने फिर उसे दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने और गोल्डन ड्रीम पर लौटने का निर्देश दिया। ब्लैक हंटिंग स्पाइडर की कंपोजिट आंख, स्फिंक्स का मस्तिष्क। डैनिज ने उस सामग्री को याद किया जिसे उसने अभी खुशी में खड़े होकर धुंध में देखा था। उसने तुरंत एंडरसन को विदाई देने और खतरनाक दक्षिणी महाद्वीप को छोड़ने की योजना बनाई। फॉक्सी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के दरवाजे पर आने के बाद उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, केवल इसे खुला देखने के लिए। एंडरसन ने दरवाजा बंद नहीं किया था। चैप्टर 952 व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। डैनिज डर के मारे कूद पड़ा और बुदबुदाया, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अपना वाक्य पूरा करने से पहले उसने पहले ही दरवाजे के हैंडल को अपनी ओर खींच लिया था। बैंग! दरवाजा बंद हो गया और एक आवाज गलियारे में गूंज उठी। इस बिंदु पर डैनिज को अंततः एहसास हुआ, मैं अभी क्या कर रहा था? एंडरसन क्या कर रहा है? उसने सहज रूप से काला बॉक्सिंग ग्लव हटा दिया और एक भ्रूभंग के साथ कड़वाहट से सोचा। अंत में उसने अपने कमरे में लौटने, अपना सामान पैक करने और जाने का फैसला किया। एंडरसन जो करने की कोशिश कर रहा था उसके लिए उसने अपनी जिज्ञासा के बावजूद महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसकी इसमें शामिल होने की कोई योजना नहीं थी, कहीं ऐसा न हो कि वो किसी जाल में फंस जाए। कैप्टन ने कहा कि मुझे अज्ञात के प्रति डर और सम्मान बनाए रखना चाहिए, तो मुझे इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जैसे ही डैनिज मुड़ा, उसने अचानक दरवाजा खुलने से पहले अनलॉक होने की आवाज सुनी। एंडरसन, जिसकी शर्ट के निचले हिस्से के बटन नहीं लगे थे, एक सुस्त पिच ब्लैक चाकू के साथ बाहर निकला। उसने एक मिश्रित अभिव्यक्ति के साथ डैनिज को देखा। क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करने वाले हो? तुम अपने पेट को काटकर क्रिसलिस निकालने की कोशिश कर रहे थे? एंडरसन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ, मैं इस बात से चिंतित हूं कि यह मुझे कैसे प्रभावित करेगा या यदि ये डेमिगॉड्स को आकर्षित करना जारी रखेगा। मुझे इस सुप्त समस्या को दूर करने के लिए हर सेकंड की गिनती करनी होगी। डैनिज ने उलझन में पूछने से पहले सोचा, तो तुम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? तुम एक वसीयत बनाना भूल गए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गवाह बनूं? एंडरसन के चेहरे की मांसपेशियां फड़फड़ाने लगीं क्योंकि वो हंसा। बुरा नहीं, तुम्हारा प्रोवोकर पोषण लगभग पच जाना चाहिए। उसने फिर आह भरी। कुछ सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद मेरा मानना है कि इसे निकालने का कोई सीधा तरीका नहीं है। अन्यथा उन्होंने मुझे खून में नहीं भिगोया होता और सामग्री को मेरे अंदर रिसने नहीं दिया होता। वे बस मेरा पेट खोल सकते थे और क्रिसलिस को अंदर रखकर मुझे सिल सकते थे। डैनिज के जवाब का इंतजार किए बिना उसने विचार में कहा, क्या तुम्हारे पास गैरमन स्पैरो से संपर्क करने का तरीका नहीं है? वो इतना कुछ देख चुका है और इतना कुछ जानता है, इसलिए मैं इस समस्या को हल करने के बारे में उससे सलाह लेना चाहूंगा। हाल के महीनों में डैनिज लोगों द्वारा उसके गैरमन स्पैरो को जानने के बारे में बात करने से बहुत डरता था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से प्रतिवाद किया, नहीं, मैंने उसे गोल्डन ड्रीम छोड़ने के बाद से नहीं देखा है।
एंडरसन ने अपने होठों का कोना घुमाया और कहा, जब तुम गेरमन स्पैरो को लिख रहे थे, मैं तुम्हारे पास था और उसके मैसेंजर से मिला। डैनिज की अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। उसने कुछ सेकंड बाद एक मुस्कान जबरदस्ती लाई। तो तुम सीधे उसके मैसेंजर को क्यों नहीं बुलाते? एंडरसन ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपने गले को छुआ, हंसते हुए। मुझे उसके मैसेंजर को बुलाने का अनुष्ठान नहीं पता। डैनिज को अभी भी संदेह था कि एंडरसन कुछ कर रहा था और वो ये पुष्टि करने के लिए अनिच्छुक था कि वो बार बार गेरमन स्पैरो के साथ संवाद कर रहा था। उसने तब सुझाव दिया, वास्तव में तुम इस तरह के मामलों में हमारे कैप्टन की मदद हमेशा ले सकते हो। वो बहुत जानकार है और शोध में अच्छी है। वो कई गुप्त तकनीकों को जानती है और मदद के लिए गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के चर्च की तलाश भी कर सकती है। वो तुम्हें तुम्हारे पेट में क्रिसलिस के मामले को हल करने का समाधान देने में सक्षम होनी चाहिए। हाँ, अगर तुम शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हारे लिए उससे बात कर सकता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसने एंडरसन के चेहरे को चमकते हुए देखा। उसने जल्दी से एक जल्दबाजी भरे स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। मैंने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया है। हम कब निकलेंगे? डैनिज कुछ सेकंड के लिए एक धुंध में गिर गया, ये महसूस करते हुए कि उसे एंडरसन द्वारा धोखा दिया गया है। इसके अलावा उनमें से कई ने अपनी कमर पर डलावा नामक एक फल लटका रखा था। ये फल 2 मुट्ठियों के आकार का था, जिसकी त्वचा मोटी थी। एक छोटा सा छेद खोदने और अंदर का मांस खाने के बाद कोई इसे पानी, शराब और अन्य पेय पदार्थों को स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकता था। क्लेन के अवलोकनों के आधार पर वे ज्यादातर एक नारंगी पीला ग्वादर पीते थे। ये मिठास के संकेत के साथ खट्टा था, प्यास बुझाने और गर्मी से राहत देने में अच्छा था। ये लोगों को जगाए रखने में भी बहुत अच्छा था। मुझे इसे पहले आजमाने का मौका नहीं मिला। क्लेन ने बड़बड़ाया जब उसने जनरल के निवास पर पहरा देने वाले गार्ड को पाया और हैगिस नाम के एक व्यक्ति से मिलना चाहा। लोएनीज व्यक्ति और एक जेंटलमैन के रूप में उसकी उपस्थिति के कारण गार्ड ने उसके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया या उसके लिए मुश्किल नहीं बनाई। उसने एक व्यक्ति को अपने 30वें वर्ष के एक व्यक्ति को लाने के लिए अंदर भेजा। आदमी के चेहरे की विशेषताएं और त्वचा एक मानक बालम मूल निवासी की थी। हालांकि उसके काले घुंघराले बाल सीधे खींचे गए थे और बड़े करीने से पीछे की ओर कंघी किए गए थे, जैसे कि वो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के विभिन्न देशों में हाई सोसाइटी के सदस्यों की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक सफेद शर्ट और एक काली बनियान पहनी थी, जो एक बहुत ही औपचारिक बोटाई के साथ मेल खाती थी। ड्वेन डेंटिस को देखने पर उसने मानक लोएनीज में कहा, गुड आफ्टरनून, मैं हैगिस हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसका लहजा थोड़ा अजीब था, लोएन के किसी भी बरो से अलग। क्लेन काफी समय तक हाई सोसाइटी में रहा था, इसलिए वो बहुत हैरान नहीं था। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, गुड आफ्टरनून, मैं ड्वेन डेंटिस हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक ऐसे जेंटलमैन से मिलूंगा जो लोएनीज रईसों के लहजे का उपयोग करने में इतना अच्छा है। हैगिस मदद नहीं कर सका, लेकिन मुस्कुराया। लोएन से महान जन्म के कई बच्चे अवसरों की तलाश में ईस्ट और वेस्ट बालम आए हैं। मैं उनसे सीखने के लिए भाग्यशाली था। ओह, मैं शायद उनमें से कुछ को जानता हूँ। क्लेन ने एक जेंटलमैन की तरह हैगिस के साथ छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो व्यापार की बात करने की जल्दी में नहीं था। हैगिस मुस्कुराया। मेरे दोस्त में कर्नल अल्फ्रेड हॉल शामिल हैं, जो एक अर्ल के दूसरे बेटे हैं। हॉल? क्लेन ने एक हल्की हंसी निकाली। मैं एक बार अर्ल हॉल से एक चैरिटी पार्टी में मिला था। वो एक सच्चे रईस हैं। क्या छोटी दुनिया है। हैगिस ने सहमति में सिर हिलाया। शायद ये भाग्य की व्यवस्था है। दुर्भाग्य से अल्फ्रेड को पिछले साल ईस्ट बालम में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने जारी नहीं रखा, क्योंकि उसने तुरंत ड्वेन डेंटिस को जनरल के निवास में आमंत्रित किया। साइड डोर से गुजरते हुए क्लेन ने अचानक ऊपर देखा। ऊपर एम्बेडेड सना हुआ ग्लास देखा। ग्लास सूरज की रोशनी के नीचे इंद्रधनुष की तरह झिलमिलाता था, जैसे कि निगाहें गुजर रही थीं। उसने कमरे में लौट आया, अपनी बची हुई बियर पी और अपने सभी विविध सामानों को अपने सामान बैग में फेंक दिया। सुनहरे पैटर्न वाले सूखे पत्ते को पीछे छोड़ दिया। ये वो टोकन था जिसका उपयोग डैनिज ने पहले नॉर्दर्न स्टेट के प्रमुख नेता जनरल मैसांचेज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया था। गेरमन स्पैरो के निर्देशों का पालन करते हुए उसने पत्ती को अंदर छोड़ दिया और प्रभारी व्यक्ति को इसका पालन करने की अनुमति दी। जिस कमरे से डैनिज ने चेकआउट किया था, उसमें अचानक एक मोमबत्ती जलाई गई, क्योंकि 2 मीटर लंबी लाल लौ भड़क उठी। लपटों के बीच एक आकृति बाहर निकली। उसने सिल्क टॉप हैट, काला औपचारिक सूट पहना था और उसके सफेद साइड बर्न थे। वो अपनी गहरी नीली आंखों और परिपक्व आचरण के साथ उत्कृष्ट लग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि ड्वेन डेंटिस के रूप में क्लेन था। सुनहरे पैटर्न वाले पत्ते को उठाने के बाद क्लेन ने होटल छोड़ दिया, सील ऑफ रिवाइवल स्क्वायर के चारों ओर चक्कर लगाया और कुकावा के मुख्य क्षेत्र व्हाइट फेदर स्क्वायर में आया।
मैसांचेस का निवास वहां था, जो एक डेथ कैथेड्रल के बगल में स्थित था, जो नीचे की ओर उतरता था। एक मानक लोएनीज जेंटलमैन के रूप में डेंटेस शहर में चलते समय जगह से बाहर लग रहा था। यहाँ विदेशी अल्पसंख्यक थे, जिसमें अधिकांश विदेशी रिहर्सल स्क्वायर के आसपास स्थित कुछ प्रमुख दूतावासों के आसपास देखे जाते थे। अन्य स्थान ज्यादातर बालम के स्थानीय लोगों से भरे हुए थे। उनकी त्वचा थोड़ी भूरी थी और उनके काले घुंघराले बाल थे। उनके चेहरे की विशेषताएं नरम थीं और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के अधिकांश लोगों की नजर में समान लिंग के लोग ऊंचाई और वजन में अंतर के अलावा सभी एक जैसे दिखते थे। ये स्थानीय लोग, चाहे वे पुरुष हों या महिला, सूखे तंबाकू के पत्तों को बालम सिगरेट में रोल करना पसंद करते थे। रास्ते में क्लेन समय समय पर निवासियों को सड़क के किनारे धुआं उगलते हुए देखता था। चैप्टर 953 प्रोफेसी। क्लेन ने स्वाभाविक तरीके से अपनी नजर वापस खींच ली, अपनी सोने की जड़ित केन को पकड़ लिया और हैगिस के पीछे पीछे जनरल के निवास में प्रवेश किया। वास्तुकला शैली दक्षिणी महाद्वीप में पाए जाने वाले लोगों से पूरी तरह से अलग थी। इसमें कमरों को अंधेरा और उदास दिखाने के लिए लाइट मैनिपुलेशन का कोई उपयोग नहीं किया गया था, और न ही उन्होंने एक मजबूत दृश्य प्रभाव पैदा करने के लिए एक्सेसरीज के रूप में कुछ मानव हड्डियों का उपयोग किया था। इसके बजाय ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की शैली में अधिक था। इसके अलावा इसमें इंटिस प्रभाव का एक निर्विवाद संकेत था। प्रत्येक स्तंभ खंडित सोने की पन्नी से ढका हुआ था। भित्ति चित्रों में रंगों का उपयोग गर्म था और सोने से जुड़ी मूर्तियां थीं। एक सुंदर सर्पिल सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरी, विशाल हॉल के बीच में समाप्त होने से पहले सभी 4 मंजिलाओं को जोड़ती हुई, जहां उसका सामना प्रवेश द्वार से हुआ। यह बेहद भव्य था। मुझे कहना होगा कि चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन के नेतृत्व वाले देश वास्तव में सोने की कलाकृति के मामले में सबसे आगे हैं। इसमें भड़कीले नए अमीरों की भावना नहीं है। क्लेन ने हथेली के आकार के सुनहरे एंजल्स पर अपनी नजर डाली, जो सीढ़ी की रेलिंग और स्तंभों के मध्य वर्गों से बाहर की ओर बढ़े हुए थे, उन्हें सहलाने के अपने आग्रह को रोकते हुए। दो तरफ खड़े गार्ड्स को देखते हुए उसने लापरवाही से एक विषय पाया और हैगिस से कहा, कर्नल अल्फ्रेड हॉल ने वेस्ट बालम में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। हैगिस ने सिर हिलाया और ये कहने के लिए लोएनीज महान लहजे का उपयोग किया। वो एक दृढ़ और बहादुर व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बार 30 से अधिक पुरुषों की एक विशेष बल टीम का नेतृत्व किया था, जिसने 1000 से अधिक लोगों के साथ एक इंटिस बटालियन पर छापा मारा था, उन्हें पूरी तरह से पंगु बना दिया था। मैंने सुना है कि उन्होंने ईस्ट बालम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए 30 साल की उम्र से पहले कर्नल बन गए। प्रभावशाली लगता है। शायद मिस जस्टिस के भाई पहले से ही काफी उच्च सीक्वेंस वाले बियॉन्डर बन गए हैं। हर कुलीन परिवार में हर पीढ़ी में कुछ सदस्यों को बियॉन्डर रास्ता अपनाना चाहिए। हे, अगर यह मिस्टर अल्फ्रेड अंततः एक बियॉन्डर बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं और कठिनाई के माध्यम से ब्रिगेडियर जनरल या मेजर जनरल का पद प्राप्त करते हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि जब वो बैचलैंड लौटेंगे तो वह कितने दुखी होंगे, यह महसूस करते हुए कि वह अपनी बहन के कुत्ते के लिए कोई मुकाबला नहीं है। आज बाहर जाने से पहले अपनी दवा पीने के बाद क्लेन ने अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित करने के लिए व्यंग्य करने का कार्य किया। उसने अल्फ्रेड के बारे में आगे नहीं पूछा, क्योंकि उसने एक जिज्ञासु स्वर में पूछा, मुझे एहसास है कि ईस्ट और वेस्ट बालम की परंपराओं में कुछ अंतर हैं। यहाँ कई घरों में मानव हड्डियों की सजावट वाले लोग हैं, लेकिन ये ईस्ट बालम में मौजूद नहीं है। मैं यहाँ कई बार आया हूँ, लेकिन मैं कभी भी इस सवाल का जवाब पाने के लिए खुद को नहीं ला पाया। हैगिस रुका और अतिरंजित सर्पिल सीढ़ी की ओर इशारा किया। मिस्टर डेंटिस, जनरल कुछ ही मिनटों में यहाँ होंगे। उसे सूचित करने के बाद वो हंसा। वास्तव में मानव हड्डियों की परंपराओं को देखना आम नहीं है। केवल वे जागीर जो बालम एम्पायर के शाही परिवार के अधीन आती थीं, उनमें अभी भी ये परंपरा है। हमारे लिए परिवार के सदस्यों की मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। दफनाने के बाद हम उनकी हड्डियों का एक टुकड़ा लेंगे और उसे घर पर सजावट के रूप में रखेंगे, ताकि ये संकेत दिया जा सके कि मृतक जीवित लोगों के साथ रहना जारी रखते हैं। जहां तक किस हड्डी को चुनना है, यह एक अनुष्ठान के माध्यम से अंत्येष्टि करने वाले पुजारी द्वारा तय किया जाएगा। सबसे अच्छा और सबसे प्रतीकात्मक हिस्सा खोपड़ी है। कुछ परिवार खोपड़ी को शराब पीने के लिए एक बर्तन में भी बना देते हैं। इसका उपयोग केवल सबसे सम्मानित मेहमानों का मनोरंजन करते समय करते हैं।
मिस्टर डेंटिस, अगर आप इस बार एक सौदा बंद करते हैं तो मैं आपको घर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं आपको अपना सम्मान दिखाने के लिए अपने दादा की खोपड़ी में फिनिश वाइन देना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्लेन की अभिव्यक्ति लगभग टूट गई। उसे लगा कि वो इस पहलू में स्थानीय रीति रिवाजों को स्वीकार करने में असमर्थ है। वो हंसा और बस सतही होने वाला था जब उसने एक आकृति को धीरे धीरे सीढ़ी की सुनहरी रेलिंग से नीचे चलते देखा। उस व्यक्ति ने टोपी नहीं पहनी थी। उसने झिलमिलाते सोने के बटन के साथ एक कटी हुई काली सैन्य पोशाक पहनी थी। उसने जो सैश पहना था वो खून की तरह लाल था। उसकी त्वचा हल्की भूरी थी और चेहरे की रूपरेखा काफी नरम थी। उसकी चेहरे की विशेषताएं उसके सिर के बीच में सिकुड़ी हुई लग रही थीं, जिससे उसका चेहरा असामान्य रूप से बड़ा दिखाई दे रहा था। क्लीन, जिसने विभिन्न चैनलों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की थी, ने तुरंत उस व्यक्ति को वेस्ट बालम के नॉर्दर्न स्टेट का प्रमुख शासक होने के लिए पहचान लिया। वो मिसांचेस था जिसने खुद को जनरल घोषित किया था। सतह पर वो लोएन, इंटिस, फेनापोटर, फेसैक और रेसिस्टेंस के गुटों के बीच डगमगाया, संतुलन बनाए रखा, लेकिन गुप्त रूप से उसे न्यूमिनस एपिस्कोपेट के शाही परिवार गुट का समर्थन प्राप्त था। इस बीच क्लेन को संदेह था कि इस मूल निवासी जनरल ने गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के चर्च के साथ एक ठोस कामकाजी संबंध स्थापित किया था। जहां तक मिसांचेस की ताकत का सवाल है, चाहे वो वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडविना हो या एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया, उन्हें सीक्वेंस 5 होने के लिए नोट किया गया था। लेकिन दोनों महिलाओं ने यह उल्लेख नहीं किया कि वो किस रास्ते से थे, क्योंकि स्थानीय जनरल ने जो शक्तियां प्रदर्शित की वे ज्यादातर आत्माओं से संबंधित थीं, लेकिन उनके पास डेथ पाथवे से एक रहस्यमय आइटम था। गुड आफ्टरनून, योर एक्सेलेंसी। क्लेन ने अपनी टोपी उतारी, अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और झुक गया। इस पल उसे लगा कि कुछ अज्ञात स्थान से निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वे उन रोशनी की तरह थे जो सुनहरे एंजल की आकृतियों के पार चमकती थीं, सना हुआ ग्लास से परावर्तित सूर्य का प्रकाश या चिकनी संगमरमर से चमकदार चमक। हेलो मिस्टर डेंटेस, मिसांचेस ने डुटानीज में उत्तर दिया। अपने मैरियोनेट के माध्यम से डुटानीज को समझने के बाद क्लेन स्वाभाविक रूप से उसे समझ पाए। हालांकि दक्षिणी महाद्वीप में वो जितना अधिक समय तक ईस्ट और वेस्ट बालम में रहा, उतना ही उसे डुटानीज और एंशियंट फेसैक के बीच समानता महसूस हुई। हालांकि ये दोनों भाषाएं स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रणालियों का पालन करती थीं, जिससे ये बहुत अधिक कठिन हो गया अगर वो वास्तव में डुटानीज का अध्ययन करना चाहता था। कुछ विवरण आश्चर्यजनक रूप से समान थे, जैसे कि वे एक सामान्य विरासत साझा करते थे। क्लेन केवल यह सुनिश्चित कर सकता था कि विरासत जोतुन नहीं थी, ये दिखाते हुए कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। उसने मिसांचेस के साथ बहुत स्वाभाविक रूप से बातचीत की जब तक कि दूसरे पक्ष ने हथियारों के सौदे का विषय नहीं उठाया। आपके पास कुल कितने सामान हैं? क्लेन हंसा और उत्तर दिया, 3 से 4 हजार लोगों को लैस करना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा कुछ तोपें होंगी। मिसांचेस चुप हो गया और कहा, अपनी कीमत बताओ। क्लेन ने विचार विमर्श करने का नाटक किया और कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं माल को नॉर्दर्न स्टेट में भेजूं तो कीमत 50,000 पाउंड होगी। यदि आप अपने सैनिकों को मेरे साथ माल पुनः प्राप्त करने के लिए भेजते हैं और बाद के परिवहन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, तो इसकी कीमत केवल 40,000 पाउंड होगी। मिसांचेस ने सोचा और कहा, बाद वाला। डाउन पेमेंट लो और मेरे आदमियों के साथ जाओ। एक बार जब वे माल देख लेंगे और उन्हें हमारी गाड़ियों में ले जाएंगे तो मेरे आदमी बाकी का भुगतान करेंगे। वो एक पल के लिए रुका और फिर कहा, हालांकि मेरे पास ज्यादा लोइन सोने के पाउंड नहीं है। तो आपके पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं है? क्लेन ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और एक उदासीन मुस्कान के साथ कहा, आप मुझे सीधे सोने के सिक्कों या यहाँ तक कि सोने की छड़ें या सोने की ईंटों में भुगतान कर सकते हैं। मैसांचेस बल्कि निर्णायक था। उसने सिर हिलाने में समय बर्बाद नहीं किया और कहा, सौदा। मैं हैगिस को कल मेरे आदमियों और पैसे को तुम्हारे पास लाने के लिए लाऊंगा। बुरा नहीं। मुझे उन लोगों के साथ व्यापार करना पसंद है जो मोलभाव नहीं करते। क्लेन ने पहले राहत की सांस ली, इससे पहले कि उसे संदेह हो कि उसकी कीमत बहुत कम है। क्लेन के जनरल के निवास को छोड़ने के बाद मिसांचेस ने अचानक ऊपर देखा और ऊपर वाले व्यक्ति से कहा, योर एक्सेलेंसी लुक्का, क्या ये वही व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? सुंदर सीढ़ी के ऊपर एक मंजिला, एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। वो एक बुजुर्ग था जिसने पीतल की रेखाओं के साथ एक सफेद बागे पहना हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और बड़े करीने से कंघी किए गए थे। ग्रे हरी आंखों की उसकी जोड़ी इतनी गहरी थी कि वे अथाह दिखाई दी। उसने एक बेफिक्र स्वर में उत्तर दिया, निश्चित होने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि मेरी भविष्यवाणी मुझे बताती है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा जो अगले 2 दिनों में यहाँ मेरी भविष्य की दुर्दशा को हल कर सकता है। वो व्यक्ति बहुत साधारण था। एक बियॉन्डर होने के अलावा ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है। बेशक
मैं और अधिक गहरा सच नहीं बता सकता। उसके पीछे एक अस्तित्व हो सकता है जो कम से कम मुझसे कमजोर नहीं है। इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे नीचे चला गया और कुछ सेकंड बाद कहा, मैं ये देखने के लिए एक सपने का उपयोग करने का प्रयास करूंगा कि क्या मैं और खोज सकता हूँ। क्या मुझे आपके लिए एक विशेष कमरा तैयार करने की आवश्यकता है? मैं सांचेज ने श्रद्धापूर्वक पूछा। लुक्का ने अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ एक्टिविटी रूम का उपयोग करूंगा। सबसे अच्छा समय अब से 4 घंटे बाद होगा। उससे पहले मुझे परेशान न करें। फिर उसने कमरे में प्रवेश किया, बैठ गया और सोफे के सहारे झुक गया। उसने खुद को आराम दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। केवल जब ये धीरे धीरे अंधेरा हो गया तब बूढ़ा जेंटलमैन सो गया। सपने में उसने खुद को जनरल के निवास के हॉल में खड़े देखा। सीढ़ी की पहली मंजिल पर खड़ा था। बगल में मिसांचेज और कई गार्ड थे। मध्यम आयु वर्ग का आदमी जिसका नाम ड्वेन डेंटिस था उसके सामने खड़ा था जब उसने अचानक अपने होठों को एक मुस्कान में घुमाया, एक अतिरंजित मुस्कान प्रकट की। लपटें ऊपर उठीं जैसे पोकर कार्ड ऊपर से गिरे। लुक्का की हरी आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं क्योंकि ड्वेन डेंटिस का शरीर तुरंत एक अजीब अंधेरे में गिर गया जो दिखाई दिया। बूढ़े सफेद रोब वाले जेंटलमैन ने तुरंत अपनी बाहें फैला दी, अपनी छाती पर एक डार्क वॉर्टेक्स प्रकट किया। वॉर्टेक्स ने विस्तार किया और ड्वेन डेंटिस को खा लिया। इससे पहले कि लुक्का स्थिति की पुष्टि कर पाता, उसे कुछ महसूस हुआ। वो एक तरफ मुड़ा और देखा कि मिसांचेज का चेहरा छटपटा रहा था और लंबा हो रहा था, इससे पहले कि वो तुरंत एक और ड्वेन डेंटिस बन गया। लगभग उसी समय हैगिस और मौजूद सभी गार्ड ड्वेन डेंटिस में बदल गए। वे सभी लुक्का पर अपनी नजर डाल रहे थे। लुक्का एक झटके के साथ जाग गया और मिसांचेज की निगरानी में जो किसी समय अंदर आया था वो 2 सेकंड के लिए लड़खड़ाया और भारी मन से बोला, मुझे व्यक्तिगत रूप से उस जेंटलमैन से पहले मिलना होगा और उसके पीछे डेमिगॉड को देखना होगा। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा करता, उसने अवचेतन रूप से अपना सिर खिड़की से बाहर देखने के लिए घुमाया। इस पल स्ट्रीट लैंप जल उठे। बाहर अंधेरा था और क्रिम्सन मून की चांदनी अजीब तरह से खूनी रंग से दूषित थी। एक और ब्लड मून। शुक्र है कि मिस्टर फूल हैं। मुझे कहना होगा कि इस साल बहुत सारे ब्लड मून्स हैं। पिछली बार को केवल 2 महीने हुए हैं। मेरे पास तैयारी करने का कोई समय भी नहीं था। फोर्स जो उठ बैठी, उसने अपना ठंडा पसीना पोंछा और चुपचाप बुदबुदाया। वो डिलायर फॉरेस्ट के पास एक शहर में पहुंची थी और एक होटल में चेक इन किया था। उसने जियो के साथ एक कमरा साझा किया और उन्होंने कल सुबह जल्दी परित्यक्त महल की कुछ जांच करने के लिए तैयारी की थी। फोर्स के आश्चर्य के लिए एक ब्लड मून था जब वो कुछ आराम करने की तैयारी कर रही थी। इस पल उसे कुछ याद आया क्योंकि उसका शरीर सख्ती से एक तरफ मुड़ गया। जियो, जिसने उसे जल्दी सोने की सलाह दी थी, किसी समय पहले ही जाग चुकी थी। वो उसे खुली आंखों से देख रही थी। चैप्टर 954 स्ट्रेंज एंशिएंट कैसल। फोर्स की नजर जियो की नजर से मिली, दोनों ही चुप रहीं। थोड़ी देर बाद फोर्स ने सूखी हंसी हंसी। हाँ, तुम सोई नहीं हो? जियो ने भ्रूभंग किया और कहा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? जब भी फुल मून होता है मैं अच्छी स्थिति में नहीं होती। ब्लड मून के दौरान ये और भी बदतर होता है। फोर्स ने ऐसे जवाब दिया जैसे सब कुछ सामान्य हो। जियो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपना कंबल खींचा। मुझे याद है कि तुम नींद की गोलियां लाई थी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूं। यह देखते हुए कि जियो आगे दबाव नहीं डाल रही थी, फोर्स ने चुपके से राहत की सांस ली। वापस सो जाओ। हमें अभी भी कल सुबह जल्दी जंगल में जाना है। जियो ने एक शब्द भी नहीं कहा और मुड़ गई, कंबल पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जल्द ही उसकी सांसें भारी हो गईं और अधिक खींची हुई और समान हो गईं। फोर्स खालीपन से छत को घूरने लगी क्योंकि उसके विचार बेतहाशा दौड़ रहे थे। कुछ समय बाद वो भी सो गई। अगली सुबह भोर के समय आसमान अभी भी अंधेरा था जब वे उठे। उन्होंने जल्दी से धोया और नाश्ता किया, इससे पहले कि वे अपना सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ें। सूरज की रोशनी के बिखरने के साथ वे अपने गंतव्य के पास पहुंचे। फोर्स ने अपने माथे से पसीना पोंछा और सांस छोड़ी। हम आखिरकार यहाँ हैं। जियो ने उसे एक नजर दी और कहा, होटल के बॉस ने मुझसे कहा कि हमें यहाँ पहुंचने में केवल 2 घंटे लगेंगे। वे सुबह 6 बजे से पहले निकल चुके थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में लगभग 7 घंटे लग गए थे। फोर्स के होठों के कोने फड़फड़ाए और उसने कहा, आदर्श स्थितियां और वास्तविकता अलग हैं। अंत तक जाने के लिए हमारे पास कोई पगडंडी नहीं थी। हमें एक नया रास्ता खोजना और बनाना पड़ा।
जियो ने अपना त्रिकोणीय ब्लेड निकाला, सिर हिलाया और कहा, तुम्हें ये शुरू से ही देखना चाहिए था, लेकिन तुमने होटल के बॉस द्वारा सुझाए गए गाइड को रखने से इनकार कर दिया। एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में मुझे नहीं लगता कि ऐसी छोटी मोटी बातें कोई परेशानी पैदा करेंगी। देखो, क्या हम अब वहां नहीं हैं? इसके अलावा समय एकदम सही है। रैट्स और घोस्ट्स निश्चित रूप से अपनी सबसे कमजोर स्थिति में हैं। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए फोर्स ने एक हाथ में लेमानो की ट्रैवल्स को पकड़ा और दूसरे से इशारा किया। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इसके बारे में जितना अधिक सोचती हूँ, मैं उतनी ही उलझन में पड़ती हूँ। किस बारे में? जियो ने भी अपनी नजर प्राचीन परित्यक्त महल पर डाली, जो लताओं से ढका हुआ था। फोर्स ने लापरवाही से एक बहाना ढूंढा। मुझे बताओ, जंगल के बीच में महल कौन बनाएगा? इसके अलावा उन्होंने इसके लिए कोई पगडंडी नहीं खोली। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा करती, उसे वास्तव में मामला थोड़ा अजीब लगा। जियो ने सोचा और कहा, शायद एक पगडंडी थी, लेकिन महल के छोड़े जाने के बाद इसके जो भी निशान थे वे समय के साथ मिट गए। फोर्स ने अपने कान के पास के बालों को सहलाया और अपना सिर हिलाया। तो वे इसे क्यों छोड़ेंगे? अगर उन्होंने इसे बनाते समय सुरक्षा पर विचार किया होता, तो इसे शहर से दूर एक निर्जन महल में बनाना अधिक खतरनाक होता। अगर ये सिर्फ छुट्टियों के लिए है, जिस तरह से रईस काम करते हैं, वे इसे तब भी नहीं छोड़ेंगे जब रखरखाव और मरम्मत मुश्किल हो। जियो अचानक बोली, क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि ये प्रेतबाधित है? फोर्स ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। क्या कोई जो इतना बड़ा महल बना सकता है वो भूतों से निपटने के लिए बियॉन्डर्स को काम पर नहीं रखेगा? मुझे संदेह है कि 3 चर्च और राज्य की सरकार इस प्राचीन महल के बारे में नहीं जानते हैं। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है कि वे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स को अंदर छोड़ देंगे। इतना कहने के बाद उसने एक संभावना उठाई। सैंग्विन का एक प्राचीन महल? ऐसे असाधारण जीव कम लोगों वाली जगहों पर रहना पसंद करते थे। इसके अलावा वे आमतौर पर अंधेरे जंगलों और प्राचीन महलों से जुड़े होते थे। इसके अलावा इस प्राचीन महल के बारे में जानकारी सैंग्विन से शुरू हुई। यह संभव है। जियो ने पहले असहमति से पहले सहमति व्यक्त की। क्या सैंग्विन भूतों से डरेंगे? उनके पास निश्चित रूप से अंदर के प्राचीन रैत से निपटने के साधन हैं। समझ में आता है। मुझे मत बताओ कि वे सैंग्विन पैसे पसंद नहीं करते और बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स की खोज के बारे में परवाह नहीं करते। फोर्स ने मिस्टर मून के व्यवहार को याद किया और अपनी परिकल्पना को खारिज कर दिया। विचार विमर्श में उसने कहा, जब तक कि कोई समस्या न हो जिसे हल करना आसान न हो। यही कारण है कि बड़े लोगों ने इसके चारों ओर स्कर्ट करना चुना। उस मामले में उसका ऑपरेशन उसकी अपेक्षा से अधिक खतरनाक हो जाएगा। जियो ने संक्षेप में सहमति व्यक्त की। चलो कुछ प्रारंभिक जांच करते हैं, जब तक कि सूरज अभी भी मजबूत है। ठीक है। फोर्स ने लेमेनो की ट्रैवल्स को पकड़ा और आधे ढह चुके प्राचीन महल की ओर एक एक कदम बढ़ाया। वे दोनों जल्द ही प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो 2/3 चट्टानों से अवरुद्ध था। उन्होंने पाया कि हरी लताओं के नीचे पत्थर की दीवारें धब्बेदार थीं और भारी रूप से अपक्षयित थीं, जैसे कि ये बहुत बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। जियो अंदर जाने की जल्दी में नहीं थी। फोर्स को बुलाते हुए उन्होंने धीरे धीरे महल का चक्कर लगाया। जब वे प्रवेश द्वार पर लौटे, तो उसने पहेली में कहा, इस महल की शैली विशुद्ध रूप से रक्षात्मक है। ऐसा नहीं लगता है कि इसमें रहने के लिए आवश्यक समस्याओं पर विचार किया गया है। इसके अलावा इमारत की कई विशिष्टताएं ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने पहले नहीं सुना है। ये शायद लेट फोर्थ एपॉक या उससे भी पहले अस्तित्व में था। फिर से बचाव के लिए क्या है? बीस्टमैन, ट्रेंड्स, वे सब कैटेक्लिज्म के बाद विलुप्त हो गए। हाँ, मुझे मत बताओ कि ये सेकंड या थर्ड एपोक की इमारत है। फोर्स ने लापरवाही से उत्तर दिया। उसने इलाके का निरीक्षण किया और अपेक्षाकृत पूर्ण दीवार पर पहुंचने से पहले जियो के साथ प्रवेश द्वार छोड़ दिया। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और उस पर दबाया। हालांकि उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी, लेकिन युद्ध से पहले विभिन्न पहलुओं की बात आने पर वो काफी कुशल थी। उसके सामने एक इल्यूसरी रोशनी दिखाई दी, जिससे फोर्स और जियो को तुरंत परित्यक्त महल में प्रवेश करने की अनुमति मिली। पहली चीज जो उन्होंने देखी, वो एक ढह गई सीढ़ी और ऊपर से शेष कंक्रीट की परतें थीं। ऊपर से शुद्ध धूप की किरणें चमक रही थीं, साथ ही चिनाई और सड़ी हुई लकड़ी भी थी। जमीन पर कोई जानवर या पक्षी का मल या कोई हरी घास नहीं थी। एक वूश के साथ हवा उनकी हड्डियों में रिस गई। दोपहर होने के बावजूद उन्हें ठंडा कर दिया। फोर्स ने अपनी स्पिरिट बॉडी को सक्रिय किया और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, लेकिन वो किसी भी स्पिरिट बॉडी को देखने में विफल रही। हालांकि उसने देखा कि एक शेष ढह गई दीवार के दाईं ओर एक बल्कि अक्षत पत्थर की सीढ़ी थी। सीढ़ी धब्बेदार और खुरची हुई थी, क्योंकि यह एक अज्ञात स्थान की ओर नीचे की ओर बढ़ी थी। क्या हम वहां एक नजर डालने के लिए चलें? फोर्स ने जियो पर एक नजर डाली और एक सुझाव दिया।
उसके दृष्टिकोण से महल में बाकी सब कुछ या तो एक नजर में लिया जा सकता था या ढह गया था और एक साथ ढेर हो गया था। यदि वे जांच करना चाहते थे तो यह निश्चित था कि इसमें काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए खुद को आश्वस्त करने के लिए समग्र तस्वीर की सामान्य समझ हासिल करना बेहतर था। जियो ने चारों ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। ठंडी हवा भूमिगत जमा हो रही है। मुझे संदेह है कि सभी रैट्स और भूत उस क्षेत्र में छिपे हुए हैं जहां सीढ़ी जाती है। हाँ। फोर्स सावधानी से धब्बेदार पत्थर की सीढ़ी की ओर चली और सीढ़ियों का पालन किया जो बजरी से ढकी हुई थी। नीचे सीढ़ी काफी संकरी थी, जिससे एक बार में केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। इसके अलावा वे नीचे की ओर सर्पिल थे, जिससे फोर्स हिल गई। टैप टैप टैप। जैसे ही उनके कदम दूरी में गूंजने लगे, सीढ़ी के अंदर चमकने वाली रोशनी अंधेरी हो गई। जियो ने अपने हाथ में लालटेन जलाई क्योंकि फोर्स ने लेमानो की ट्रैवल्स खोली। बड़ी परिचितता के साथ एक पन्ना स्वाइप किया। एक चमकदार और गर्म रोशनी फूट पड़ी, उनके आगे की धब्बेदार सीढ़ियों को रोशन किया। तनावग्रस्त फोर्स और जियो एक बार में एक स्तर नीचे चले गए। रास्ते में ठंडी हवा उनके पास से गुजरी, जिससे वे ओवर रिएक्ट कर गए और लगभग उन्हें गैर मौजूद दुश्मनों पर हमले शुरू करने का कारण बना। टैप टैप टैप। संकीर्ण और शांत वातावरण में फोर्स अंततः सीढ़ियों से नीचे चली गई और बल्कि समतल और ठोस जमीन पर कदम रखा। वह मूल रूप से कहना चाहती थी, इस तरह की जगह में बहुत लंबे समय तक रहने से वास्तव में कोई पागल हो जाएगा। लेकिन उसके चारों ओर शांत और भारी वातावरण के कारण उसने कोई आवाज नहीं की। उसे डर था कि सन्नाटा तोड़ने से बेहद भयानक विकास होंगे। उसके ऊपर तैर रहे प्रकाश के बूंद का उपयोग करते हुए फोर्स ने यह देखने के प्रयास में अपनी नजर आगे बढ़ाई कि सीढ़ी के अंत में क्या था। ये एक विशाल हॉल था जो लगभग 10 मीटर लंबा था। जमीन पर काली टाइलें बिछी हुई थीं, जिनसे पानी की बूंदें रिस रही थीं। हर जगह क्षति के संकेत थे। दर्जनों मीटर दूर, जहां प्रकाश हॉल के दूसरे छोर को रोशन करने में लगभग विफल रहा, वहां चुपचाप बैठे दोहरे कांस्य दरवाजों की एक जोड़ी थी। ये नीचे से ऊपर तक गया और इसकी तरफ की दीवारों पर चट्टानें छिल गई थीं। मूर्तियां खंडहर में थीं, नीचे गहरे भूरे रंग की मिट्टी को प्रकट कर रही थीं। दरवाजे की सतह पर घने प्रतीकों और अजीब पैटर्न के साथ उत्कीर्ण किया गया था। उनका बहुत रहस्यमय और भारी एहसास था, जैसे कि वे किसी चीज को सील कर रहे थे या किसी चीज को रोक रहे थे। फोर्स अंततः दबी हुई आवाज के साथ कहने से खुद को रोक नहीं सकी, क्या आपने पहले कभी इतने बड़े दरवाजे देखे हैं? उसके बगल में जियो ने अपना सिर हिलाया। नहीं। फोर्स ने तुरंत एक सांस ली। कहो, उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? यह कहा जाता है क्या ये महल बनाने का कारण हो सकता है? दरवाजे के पीछे के प्राणियों को बाहर आने से रोकने के लिए? जियो ने क्षेत्र का चक्कर लगाया, लेकिन उसे कोई भित्ति चित्र नहीं मिला जो कोई जानकारी प्रदान कर सके। उसे बस इतना ही मिला कि वो कांस्य दरवाजे के जितना करीब थी, उतना ही अधिक पानी जमीन से रिस रहा था। जमीन पर और भी अधिक परित्यक्त सिल्वर ब्लैक तलवारें थीं। फोर्थ और फिफ्थ एपोक के दौरान सभी महलों और इमारतों में भित्ति चित्र बहुत आम थे, और कैटेक्लिज्म से पहले विभिन्न एल्विन खंडहरों से देखा जा सकता है कि अलौकिक जीव इसी तरह अपने देवताओं की प्रशंसा करने और अपने दैनिक जीवन को रिकॉर्ड करने के लिए भित्ति चित्रों का उपयोग करना पसंद करते हैं। जियो ने धीरे से कहा, एक बाउंटी हंटर होने के अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए। फोर्स ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में अजीब है। यह प्राचीन महल मेरी कल्पना से अधिक जादुई है। इस पल उसे झिझक महसूस हुई। उसे मिस्टर वर्ल्ड की मदद लेने और छोड़ने के विचार भी आए। लिटिल सन को टैरो गैदरिंग्स में परित्यक्त खंडहरों की खोज करते समय इतनी सारी डरावनी कहानियों का वर्णन करते हुए सुनने के बाद उसका दिमाग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भटक गया जब उसे एक समान स्थिति में रखा गया। वो खुद को डरा रही थी। शायद हम करीब जाकर और सुराग इकट्ठा कर सकते हैं। जियो ने साहसपूर्वक कुछ कदम आगे बढ़ाए और भारी सील किए गए दरवाजे के पास पहुंची, जो कहीं और जाता प्रतीत होता था। फोर्स ने लेमानो की ट्रैवल्स को कसकर पकड़ा और जल्दी से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वो चली, उसने अचानक अपने सामने चमकदार लाली दिखाई दी। काली टाइलों की दरारों से जो रिस रहा था, वो अब पानी नहीं, बल्कि चौंका देने वाला खून था। ये फोर्स ने तुरंत एक कांस्य हरे कवर के साथ नोटबुक को खोल दिया और अपनी आंख के कोने से जियो पर अपनी नजर डाली। ये अज्ञात था कि जियो कब पीली पड़ गई थी। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं और उसके होंठ लाल थे। उसके चारों ओर का क्षेत्र अंधेरा और उदास था, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति बेहद विकृत लग रही थी। चैप्टर 955 एंशिएंट रेत। जियो की वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी आंखों में अधिक प्रकाश को अवशोषित करने की कोशिश में फोर्स की पुतलियां फैल गईं।
उसी समय उसके सामने की रोशनी अचानक पुराने स्कूल के कैमरों की तुलना में कई गुना अधिक चमक के साथ फूट पड़ी, जिससे परिवेश सफेद हो गया। इसके बाद उसकी उंगली लेमानो की ट्रैवल्स के एक पन्ने पर स्वाइप हुई, क्योंकि काले कोहरे ने उसके पैरों से ऊपर उठते हुए उसके पूरे शरीर को ढक लिया। घने काले कोहरे ने जल्दी ही हथेली के आकार के इल्यूसरी चमगादड़ों में बदल दिया, क्योंकि वे भूमिगत हॉल की अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ये विंग्स ऑफ डार्कनेस थी जिसे द मून ने लेमानो की ट्रैवल्स में रिकॉर्ड किया था। इसका मूल उपयोग किसी की गति को बढ़ाना और अस्थायी उड़ान क्षमता प्रदान करना था, जबकि खून चूसने वाले चमगादड़ों का झुंड दुश्मन पर हमला करने के लिए उत्पन्न करना था। हालांकि फोर्स ने इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने प्रदर्शन के लिए इसे प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया। इल्यूसरी चमगादड़ों के उड़ जाने के बाद वो स्थान जहां फोर्स खड़ी थी पहले ही खाली हो चुका था। किसी समय वो 10 मीटर से अधिक दूर दिखाई दी। अवचेतन रूप से बचने और खुद का बचाव करने के बाद फोर्स अंततः शांत हो सकी, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी नजर जियो पर डाली जो असामान्य हो गई थी। हालांकि जियो केवल थोड़े अस्त व्यस्त सुनहरे बालों के साथ दिखाई दी, जिसकी त्वचा माल्ट रंगी थी, क्योंकि वो लगातार धूप में बाहर निकलती रहती थी। कुछ हद तक खाली दिखने के अलावा, जैसे कि उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी दोस्त की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों थी, उसने रैट्स या घोस्ट से प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या हुआ? जियो ने सावधानी से पूछा। फोर्स ने उसे सीधे जवाब दिए बिना अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेमिनो की ट्रैवल्स के पन्नों को पलटते हुए उसने पूछा, जियो, तुम्हारी लंबाई कितनी है? कुछ महसूस करते हुए जियो ने जवाब दिया, 152। क्या ऐसा नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा, फोर्स की उंगलियां नोटबुक के पन्ने पर फिसल गईं जो प्रतीकों और जादुई लेबलों से भरा था। चुपचाप आग के साथ घूमता हुआ एक पवित्र प्रकाश ऊपर से नीचे गिरा। मिलावट रहित और उज्जवल प्रकाश ने तुरंत जियो को घेर लिया, इससे पहले कि वो सूरज की रोशनी के साथ बाहर की ओर लहरें मारे। जैसे ही धधकती रोशनी ने फोर्स की आंखों में चुभन पैदा की, उसने देखा कि हॉल ढह गया और आसपास का स्थान कांच की तरह बिखर गया। ये भावना एक फ्लैश में चली गई, क्योंकि फोर्स को एहसास हुआ कि वो अभी भी अपने मूल स्थान पर थी। उसे अभी भागना बाकी था। वो एक भ्रम था। वो जल्दी से एक तरफ मुड़ी और देखा कि जियो भारी दरवाजे के क्षतिग्रस्त क्षेत्र को देख रही थी। फोर्स ने एक पल के लिए विचार किया और पूछा, जियो, तुम्हारी लंबाई कितनी है? जियो ने उसे एक नजर दी और गुस्से में कहा, ऐसे बेतुके सवाल पूछना बंद करो। फ्यू, वो असली है। फोर्स ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने जल्दी से जियो के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया। कुछ सेकंड सोचने के बाद जियो ने फोर्स की बाह को कोहनी मारने के लिए अपने लालटेन चलाने वाले हाथ का उपयोग किया। चलो पीछे हटते हैं। शायद हम उस दरवाजे के जितने करीब होंगे, भ्रम करना उतना ही आसान होगा। हाँ, ये संभव है। फोर्स ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वो जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। इसके बाद उसने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पहेली में पूछा, हमें यहाँ कोई रैथ या घोस्ट क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा वातावरण कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका वे आनंद लेते हैं। जियो भी हैरान थी। उसने तब सावधानी पूर्वक अवलोकन किया, इससे पहले कि उसकी नजर फोर्स के सिर के ऊपर तैरते हुए सूरज की रोशनी के बूंद पर पड़ी। इसे बुझाने की कोशिश करो, उसने सुझाव दिया। फोर्स को एक एहसास हुआ, क्योंकि उसने तुरंत प्रकाश को दूर कर दिया। शांत अंधेरे ने क्षेत्र को ढंक लिया और भूमिगत हॉल पर एक बार फिर शासन किया। केवल लालटेन की बेहोश पीली रोशनी ने इस सब के खिलाफ प्रतिरोध किया। फिर फोर्स ने अपनी स्पिरिट विजन में दो आकृतियां देखीं। वे कांच से दरवाजे के काफी करीब थे। एक कुंडलित बालों वाली महिला थी, जिसने शूरवीर की पतलून और एक भड़कीली शर्ट पहनी थी। ये आंदोलन में आसानी के लिए था। दूसरा एक आदमी था, जिसने सिल्वर ब्लैक कवच पहना था, क्योंकि उसने एक तलवार पकड़ रखी थी, जो जंग के कारण लगभग टूट रही थी। पूर्व का चेहरा एक धुंधला था, क्योंकि ये दरवाजे और जहां फोर्स और जियो पहुंचे थे के बीच भटकता रहा। बाद वाला दरवाजे के पास ही घूम रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। ये दो प्राचीन रैथ हैं? फोर्स ने जियो को कोहनी मारी और दबी हुई आवाज के साथ कहा, मुझे स्पिरिट बॉडीज दिखाई दे रही हैं। मैं उन्हें भी देख रही हूं। वे बिल्कुल भी नहीं छिपे हैं। जियो ने अपनी पीठ को घुमाया, क्योंकि उसने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। फोर्स ने उसे जल्दी से कोहनी मारी, जल्दबाजी मत करो। हमें यकीन नहीं है कि वे लक्ष्य हैं। उसने 3 कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन दो अपेक्षाकृत धुंधली आकृतियों ने उसे देखा भी नहीं। फोर्स ने सोचा और अचानक कहा, मैम, आप क्या कर रही हैं? उसने अन्य रहस्यवाद हलकों में कहानियां सुनी थी कि रैथ्स, छाया और अन्य उच्च स्तरीय स्पिरिट बॉडी प्राणियों के साथ संवाद किया जा सकता है। हालांकि उसे पछतावा हुआ जिस क्षण उसने ये कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि संचार ने उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी।
ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो दूसरे पक्ष को खुद को मारने और प्राचीन रेत की शापित वस्तु और शेष आध्यात्मिकता को सौंपने के लिए राजी कर सके। बस जब फोर्स विचार कर रही थी कि क्या उसे सीधा हमला करना चाहिए, भड़कीली शर्ट और शूरवीर की पतलून वाली महिला ने एक सपाट स्वर के साथ जवाब दिया, मैं अपने पति की तलाश कर रही हूँ। वो यहाँ एक गार्ड है। संचार वास्तव में संभव है, फोर्स ने जिज्ञासा से पूछा, वो कहाँ गया? इस पल जियो ने संपर्क किया क्योंकि उसने अत्यधिक सतर्कता का रूप धारण किया था। धुंधली आकृति वाली महिला ने खालीपन से उत्तर दिया, वो यहाँ एक गार्ड है। उसने मुझे बताया कि जादुई शक्ति दरवाजे के पीछे से रिश्ती है, उसके साथियों को भ्रष्ट करती है। उसने मुझे एक मैसेंजर के साथ जितनी जल्दी हो सके जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि मैं सुरक्षित रूप से बच निकलूं, लेकिन मैं वो नहीं चाहती। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। मैसेंजर को विदा करने के बाद मैं बीच रास्ते में लौटी और भूमिगत लौट आई, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं सकती। चूंकि इस महल की उम्र वर्तमान युग से अधिक है, अंतिम रक्षक निश्चित रूप से एक प्राचीन रेत में बदल गया है। इस महिला की कहानी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं वास्तव में उस पर हमला करने के लिए सहन नहीं कर सकती। फोर्स का दिमाग घूम गया क्योंकि उसने सावधानी से कुछ कदम उठाए और प्राचीन महिला रेत के चारों ओर चक्कर लगाया और कांच से दरवाजे के पास पहुंची। इस बार उसे और जियो को और मतिभ्रम नहीं हुआ। यह इस बात का संकेत था कि उसका सामना अवचेतन रूप से महिला द्वारा बनाया गया था। जंग लगी तलवार वाले सिल्वर ब्लैक बख्तरबंद शूरवीर से कुछ दूरी पर फोर्स ने पूछने का प्रयास किया, सर, आप क्या कर रहे हैं? शूरवीर रुका और एक गुनगुनाहट वाली आवाज के साथ कहा, मैं इस कालेपन के दरवाजे की रक्षा कर रहा हूं। मुझे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मेरी पत्नी सुरक्षित रूप से बच निकली है। यदि आप उससे मिलें तो उससे कहें कि उसका शूरवीर उसके लिए आखिरी पल तक लड़ेगा। कालेपन का दरवाजा। यह स्पष्ट रूप से एक कांस्य दरवाजा है। रुको, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो दरवाजे की रक्षा कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी पत्नी सुरक्षित रूप से बच सके। क्या ये उस महिला की कहानी का दूसरा आधा हिस्सा नहीं है जिसका उसने वर्णन किया था? ये उसका पति है। फोर्स पीछे हट गई क्योंकि वो दो प्राचीन रैट्स के बीच आगे पीछे देखती रही। भड़कीली शर्ट और शूरवीर की पतलून वाली महिला धीरे धीरे कांच से दरवाजे के पास पहुंची और बार बार हॉल के बीच में लौटने से पहले सिल्वर ब्लैक बख्तरबंद आदमी के लिए वो हाथ में सड़ी हुई तलवार के साथ दरवाजे के बारे में गश्त कर रहा था। कई बार वे एक दूसरे को देखे बिना गुजर जाते। ऐसा दृश्य कम से कम 1500 साल या उससे भी अधिक समय तक चला होगा। फोर्स ने चुपचाप टिप्पणी की क्योंकि वो जियो को देखने के लिए मुड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त की आंखें पहले से ही आंसुओं से भर गई थीं। क्या आसानी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति है? फोर्स मदद नहीं कर सकी लेकिन चिल्लाई क्योंकि उसने महिला रैत पर चिल्लाया, दरवाजे को देखो, तुम्हारे पति हमेशा वहां रहे हैं। महिला ने अपनी गति धीमी कर दी और भारी दरवाजे पर अपनी नजर डालने से पहले फोर्स को पहली बार देखा। उसकी खाली नजर ने शूरवीर को भेद दिया। उसके पीछे उतरा। मैं उसे ढूंढ क्यों नहीं सकती? रैथ ने अपने शब्दों को दोहराया और अपने कार्यों को दोहराया। फोर्स को दुख की एक अस्पष्ट भावना महसूस हुई और जैसे ही वो फिर से चिल्लाने वाली थी, उसने शूरवीर को उसे और जियो को देखने के लिए मुड़ते देखा। वो चिल्लाया, तुम कौन हो? जैसे ही उसने ये कहा, महिला रैथ ने जियो और फोर्स पर फिर से अपनी नजर डाली। फोर्स ने तुरंत महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो गए हैं क्योंकि उसके शरीर के अंदर तेजी से ठंडक पैदा हुई और उसके मांस और जोड़ों को हिला दिया। जियो के लिए वो भी उसी स्थिति से पीड़ित थी। लालटेन के आसपास का क्षेत्र काफी मंद हो गया। इस पल जियो की आंखों में बिजली के 2 बोल्ट जल उठे। इससे रैथ ने एक दर्दनाक रोना निकाला क्योंकि उसका शरीर बेहोश हो गया। जियो तुरंत अपनी जमी हुई स्थिति से बच गई और अपने हाथ में त्रिकोणीय ब्लेड को महिला रैथ की ओर फेंक दिया। इल्यूसरी बिजली के बोल्ट त्रिकोणीय ब्लेड की नोक के चारों ओर घूमते रहे, सीधे महिला में छुरा घोंपते हुए। साइकिक लैशिंग। महिला रैथ चिल्लाई क्योंकि उसका शरीर बेहोश हो गया। फोर्स तुरंत जाग गई क्योंकि उसने खुली लेमैनो की ट्रैवल्स पर अपनी उंगलियां फिसलाईं। जीवन तुरंत आसपास की छाया से इकट्ठा होता दिखाई दिया। एक पिच ब्लैक चेन में बदल गया जिसने पुरुष रैथ को जमीन पर रोक दिया, उसका मुंह सील कर दिया। एबिस्टेंस। इस बीच जियो बाहर निकल गई और हाथ में एक इल्यूसरी ब्रांड के साथ उसने इसे महिला रैथ पर मुहर लगा दी। महिला रैथ को वापस पकड़े हुए फोर्स के कार्य अधिक शांत हो गए। उसने लेमैनो की ट्रैवल्स को पलटा और अपनी उंगलियां फिसलाईं। सिल्वर बिजली जो पतली हवा से बाहर निकली और विस्फोट हो गई, पुरुष रैथ को मार डाला और क्षेत्र को बिजली के नर्कस्केप में बदल दिया। अंत में प्रकाश का एक पवित्र स्तंभ जिसमें लपटें घूम रही थी दिखाई दिया। इसने पुरुष रैथ को ढक लिया और उसे पूरी तरह से शुद्ध कर दिया।
एक दुश्मन को नीचे ले जाने के बाद फोर्स तुरंत मुड़ी और जियो के साथ महिला रैथ के साथ निपटी। उसने लेमानो की ट्रैवल से शक्तियों का उपयोग करने पर पीछे नहीं हटी। वह उनके समझदार संयोजनों के साथ आई और जियो के दमन का उपयोग करते हुए उसने समय समय पर संयम शक्तियों और अपराध के बीच स्विच किया। जल्द ही उन्होंने अपने लक्ष्य को समाप्त कर दिया। सब कुछ शांत हो गया क्योंकि फोर्स ने राहत की सांस ली। उसने फिर अविश्वास के साथ युद्ध के मैदान को देखा। क्या ये बात है? उसने मूल रूप से कल्पना की थी कि दो प्राचीन रैट्स में अद्वितीय शक्तियां थीं और उनके उच्च स्तर के साथ वे कुछ ऐसा नहीं थे जिससे सब सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स निपट सकें। हालांकि उसे एहसास हुआ कि सब कुछ काफी सुचारू रूप से हुआ। इसने उसे वास्तव में महसूस कराया कि लेमानो की ट्रैवल्स कितनी ईश्वरीय थी। वो एक स्क्राइब के रूप में अगले सीक्वेंस के लिए तत्पर भी होने लगी। जियो कुछ हद तक चकित थी क्योंकि उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने मुझे बताया कि डेमिगॉड्स के स्तर के नीचे बियॉन्डर्स की संख्या, उनका सहयोग और शक्तियों का उपयोग सीक्वेंस से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने दस्तक देने वाली आवाजें गूंजती सुनी। इसने हॉल की चुप्पी को तोड़ दिया और ये कहां से दरवाजे के पीछे से आया।